Namaste and welcome. I am CA Dinesh Kothari from Surat. I completed my AICA Level 1 in the month of June 2025. Post that, I got selected and enrolled as a faculty for Aura, and from that day, I have been involved in teaching many chartered accountant students in the field of AI. My zeal and enthusiasm for AI took me to the semi-final round of ICAI AI Hackathon Season 4. I also got an opportunity to get selected in Faculty Identification Program 5, which was held in Hyderabad in the month of November 2025. So, today, as your whole and soul faculty for AI, we will look at the day 1, module 1, basic concepts and AI. So, my goal will be to take these buzzwords and create a practical simplifying for the chartered accountancy practice. So, we will look, I will share my screen. So, we will look how the industry is going. Industry started with Industry 1.0, where द मैनुअल बुलक कार्ट का जमाना चला गया था. अब मैकेनिज्म आ गया था. नाउ पीपल स्टार्टेड यूजिंग स्टीम इंजन, स्टीम पावर. इट वाज द फर्स्ट फेज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वेयर the industry started with the mechanism of the things which were earlier done manual. Second, in 1870, industry 2.0. It was the time where the mass production assembly line came into product with the introduction of electricity. Electrical energy came into force. So we can see in the automobile industry there was a huge mass production. Industry 3.0. Here comes the main trick. If we correlate with the CA example, इंडस्ट्री 1.0 2.0, वो जमाना था जब हम मुनीम जी की तरह अकाउंटिंग करते थे. उस समय हमको मुनीम जी की तरह सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखने पड़ते थे, लेजर्स बनाने पड़ते थे, सारी टोटल मैनुअल करनी पड़ती थी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ड्रॉ करने पड़ते थे, ट्रायल बैलेंस बनानी पड़ती थी, फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़ते थे. सो इट वाज अ कंप्लीट मैनुअल प्रोसेस. बट इंडस्ट्री 3.0 ये वो जमाना है जो हमने जिया है, वो हमने फिजिकली फेस किया है. सो we got introduced with excels, we got introduced with tally accounting softwares and many more. So industry 3.0 was a situation जब हमने मैनुअल को डिजिटल में ट्रांसफॉर्म कर दिया. हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट जो हमने मैनुअली लिखे थे वो अब डिजिटल हो गए थे. एक एंट्री चेंज करने से ही सारा फाइनल अकाउंट चेंज हो जाता था. एक एंट्री चेंज करने से ही सारे बुक्स ऑफ अकाउंट चेंज हो जाती थी. एक्सेल में एक साथ टोटल निकल जाती थी. हम इस समय तक डिजिटल तो हो चुके थे पर कनेक्टेड नहीं थे एक दूसरे से. जो भी काम करते थे वो हमारे पीसी तक सीमित था, उसके आगे नहीं बढ़ पाए. Then came Industry 4.0, which we are standing today. इंडस्ट्री 4.0 में डिजिटल तो था ही, लेकिन अब हम कनेक्टेड होने लग गए थे. सीधी भाषा में बोले तो मशीन एक दूसरी मशीन से बात करने लग गई थी. इंडस्ट्री 4.0 में क्या हुआ, सारी चीजें कनेक्टेड हो गई, मशीन आपस में बात करने लगी. 3.0 में अगर हमने हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने कंप्यूटर तक रखे थे, वो आज क्या हो गए, डिजिटल हो गए, कनेक्टेड हो गए. एग्जाम्पल की बात करें तो इंडस्ट्री 3.0 में हमको मैनुअली बैलेंस शीट बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके एंट्री मारनी पड़ती थी टैली में. लेकिन अब इंडस्ट्री 4.0 में क्या हो गया, हमारा ईआरपी सॉफ्टवेयर बैंक के सॉफ्टवेयर से बात करने लग गया. एपीआई की तो डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया. मशीन एक दूसरे से बात करने लग गई, वो उसे स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लग गया और वो डायरेक्टली उसमें एंट्री करने लग गया. सो हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मशीन को एक दूसरे से बातें करने लग गए. ये जमाना है जहाँ पे साइबर फिजिकल सिस्टम आ गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गए हैं. अब हर चीज इंटरनेट से कनेक्टेड हो गई है. हमारा मोबाइल है, हमारे एसीज हैं, हमारी कार्स हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं, सब पे सेंसर्स लगे हैं. सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हो गई है. अब बात करते हैं इंडस्ट्री 5.0. इंडस्ट्री 5.0 ऐसा कह रहे हैं कि हम 2040 में उसमें एंटर कर जाएंगे. तो वो होगा क्या, इंडस्ट्री 4.0 में क्या हो रहा है, मशीन बात कर रही है, काम कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, आपके रोबोट्स हैं, वो किसी कार को पेंट कर रहे हैं, वो पेंट करते जा रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, एक साथ 1000 कारों को पेंट कर दे रहे हैं. एक पर्टिकुलर काम दिया है वो कंप्लीट कर दे रहे हैं. बट इंडस्ट्री 5.0 में क्या होगा, जो भी एआई है, जो भी मशीन्स है, वो हमारे पार्टनर बन जाएंगे, वो हमारे को पायलट बन जाएंगे, वो हमारे साथ बात करने लग जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर कार पेंटिंग की बात करें तो क्या होगा, कार असेंबली लाइन में आएगी, मशीन खुद देख लेगी, अरे यार यहाँ पे तो स्क्रैच लगा हुआ है, तो पहले मैं स्क्रैच ठीक करूंगा फिर मैं कलर करूंगा. अभी क्या कर रही है, सीधा कलर ही कर रही है. वो ये नहीं देख रही कि स्क्रैच है नहीं है, क्या ऑब्स्टेकल्स है नहीं है. इंडस्ट्री 5.0 में
कॉग्निजेंस आ जाएगा, वो रिकॉग्नाइज करने लग जाएगी, कॉग्निटिव सिस्टम्स आ जाएंगे, वो रिकॉग्नाइज करने लग जाएगी। वो ये चेक करने लग जाएगी कि हाँ यहाँ पे तो एक स्क्रैच है, यहाँ पे डेंट है, तो मैं उसको कलर कर दूं। अगर हम बात करें हमारे लिए, तो हमारा को पायलट बन जाएगा एआई। वो ये चेक करने लग जाएगा, अरे ये ट्रांजेक्शन तो पर्सनल है, तो इसको बिजनेस एक्सपेंस क्लेम नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा खर्चा है, तो शायद तक ये कैपिटलाइज होना चल जाएगा। तो इंस्टेड एआई को अगर हम देखेंगे तो वो हमारे को पायलट बन जाएंगे, वो हमारे को पार्टनर बन जाएंगे। इस तरीके से वो हमको असिस्ट करने लग जाएंगे, उनमें ह्यूमन इंटेलिजेंस पूरी पूरी आ जाएगी, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरफ मिमिक करने लग जाएंगे। लास्ट बात करते हैं इंडस्ट्री 6.0, जो कह रहे हैं कि इस सदी का, इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का लास्ट फेज है। सो इंडस्ट्रियल 6.0 में क्या हो जाएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग हो जाएगी। अभी हमारे जो पीसीज हैं वो बिट्स में बातें करते हैं, 0 1 0 1 0 1, तो उनको कोई भी टास्क दिया जाता है तो उनको बहुत टाइम लगता है, 10 15 दिन लग जाते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। बट इंडस्ट्री 6.0 में क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाएंगे, बहुत सारे बड़े बड़े कंप्यूटर्स आ जाएंगे, वो एक साथ एनालिसिस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंट्रोडक्शन हुआ किसी भी टेक्स्ट लॉ का, अगर कोई भी नया बजट पास होता है, तो वो कंप्यूटर एक साथ 1000 2000 इंडस्ट्रीज पे, 1000 2000 कंपनीज पे एक साथ रन करेंगे, और रन करके हाथों हाथ बता देंगे कि ये टैक्स लॉ से इस इंडस्ट्री को, इस कंपनी को ऐसे बेनिफिट होगा, ऐसे नुकसान होगा, ये इकोनॉमिकल इम्पैक्ट आएगा, और वो एक साथ ही रन करके विद इन मिनट, विद इन सेकेंड्स आपको ये बता देंगे कि ये टैक्स लॉ से इन सब इंडस्ट्रीज पे ये इफेक्ट आने वाला है। तो दैट इज क्वांटम कंप्यूटिंग, और वो इमोशनली इंटेलिजेंट मशीन बन जाएगी। आज की डेट में अगर इंडस्ट्री 5.0 4.0 की बात करें, तो वो उनके पास इंटेलिजेंस तो है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसके बाद में वो इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाएंगे। उसमें क्या होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस आने के बाद में अगर 2050 में कोई सीईओ सीएफओ खुद की स्पीच में अगर कोई डिसेप्टिव टोन बोल रहा है, अगर उसमें कुछ भी तरीके से ऐसा लग रहा है कि ये फॉल्सिफाई कर रहा है फिगर्स को, तो एआई हमको रोक देगा, अरे रुको रुको रुको, लग रहा है कि इसने एक डिसेप्टिव टोन यूज किए, तो मतलब कोई ना कोई कंपनी में फ्रॉड हुआ होगा, या फ्रॉड हो रहा होगा, या फ्रॉड होने वाला होगा, तो आप जाके इसको देख लीजिए। तो ये हमारे ऑडिट मैकेनिज्म टूल में हेल्प करने लग जाएंगे कि यार यहाँ पे कुछ मेरे को सेंस लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑडिट मैकेनिज्म में फ्रॉड की चांसेस हो सकते हैं। और वो ये चेक कर लेंगे कि अगर कोई सीईओ सीएफओ कोई नाराजगी की टोन में, कोई सौरव की टोन में अगर बात कर रहा है, तो वो बता देगा कि नहीं यार कंपनी शायद तक दिक्कत में है। तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा कि हम वैल्यू क्रिएशन कर सकते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बन सकते हैं। सो अगर मेन क्वेश्चन पूछे कि क्या एआई सीए को रिप्लेस करेगा, मैं कहता हूं नहीं। एआई सीए को असिस्ट कर सकता है, को पायलट बन सकता है। सो वी आर रेडी, वी आर मूविंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल 1.0 टू 6.0। हमने देखा कि इंडस्ट्री कैसे मूव की है, और इंडस्ट्री के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन कैसे कैसे मूव की है। मैनुअल लेजर से हम आ गए डिजिटल लेजर्स में, डिजिटल लेजर से मशीन एक दूसरे से बात करके ऑटो इंपोर्ट होने लग गई है, सारी चीजें होने लग गई है। तो हमने धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखा। हम इंडस्ट्री 3.0 में डेटा एंट्री ऑपरेटर्स थे, जहाँ पे इंडस्ट्री 5.0 में स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स बन चुके हैं। सो दैट्स वाई सीए इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करती है, उन्होंने ये कोर्स किया है एआई सीए लेवल 1, टू प्रिपेयर अस फॉर दिस चेंज। सो वी विल लुक इवोल्यूशन कैसे हुआ इंटेलिजेंस का। तो ये टेक्नोलॉजी अगर हमको समझनी है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे सीए प्रोफेशन का कैसे इवोल्यूशन हुआ है। हमारे सीए प्रोफेशन अगर बात करें मेन फ्रेम एंड पीसीस की, तो ये वो जमाना था जहाँ पे हमको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से इंट्रोड्यूस करवाया गया। In this phase, we got changed ourselves from the manual accounting to something known as tally, something known as Excels, जहाँ पे हमने अपना सारा डिजिटल, सारा मैनुअल काम जो था वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में करने दिया। ये वो बात है जब हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को छोड़ दिया और टैली और कंप्यूटर्स को अडॉप्ट कर लिया। वी मूव्ड आवरसेल्फ फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजेक्शंस। सेकेंड कम्स द क्लाइंट एंड सर्वर इंटरनेट। ये वो जमाना है जहाँ पे बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट किया गया है। पहले में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इंडस्ट्रियल को ऑटोमेट किया गया, यहाँ पे बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन हुआ। या हमारे ऑफिस में इंटरनेट आ गया, मेल्स आ गए, सारी चीजें आ गई, ब्रॉडबैंड आ गया, सर्वर्स आ गए। अब होने क्या लगा कि हमको ये पता चलने लग गया कि अगर हम काम एक पीसी पे करेंगे, तो दूसरी पीसी पे भी अपने आप ऑटोमेटिकली इफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे बिजनेस को प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया। हमने एक साथ बहुत सारे क्लाइंट के लोकेशन पे काम करना चालू कर दिया। यहाँ पे मेन बात है, हमने कनेक्टिविटी को सीखना चालू किया। नेक्स्ट केम इन 2000 टू 2010 क्लाउड एंड मोबाइल एंड बिग डेटा। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो गया।
यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन बन गया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम बात करें तो हमारी प्रैक्टिस की लोकेशन इंडिपेंडेंट हो गई। अब हम क्लाइंट के लोकेशन से डायरेक्टली सारी चीजें एक्सेस करने लग गए। हमको कोई भी चीज एक्सेस करनी है, हम बैंक स्टेटमेंट ले लो, क्लाइंट के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ले लो, क्लाइंट के डेटा ले लो, सब एक ही जगह पे आने लग गए। और बिग डेटा, इतना बिग डेटा बन गया, हमारे पास इतनी स्टोरेज आ गई है कि रेदर देन सिलेक्टिंग द सैंपल्स वी डायरेक्टली स्टार्टेड वर्किंग विद द बिग डेटास। हम पूरे पूरे डेटा को डंप करके उसको चेक करने लग गए, उसके साथ काम करने लग गए। नेक्स्ट गेम इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज। इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज आज का जमाना है जहाँ पे मशीन लर्निंग आ गई है, एआई आ गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया है, चीजें एक दूसरे से बातें करने लग गई है, ब्लॉकचेन का जमाना आ गया है। अब ऑटोमेशन नहीं, इंटेलिजेंट इंटरप्राइज बन गया है। अब सॉफ्टवेयर सिर्फ डेटा रिकॉर्ड नहीं करता है, उसको एनालाइज कर लेता है, फोरकास्ट कर लेता है, उसको बता देता है कि आगे क्या होने वाला है। सो इफ यू विल लुक, हमने इंडस्ट्रियल का रिवॉल्यूशन देखा, उसके साथ हमारा प्रोफेशन कैसे कैसे चेंज हुआ। उसके साथ साथ हमने इवोल्यूशन देखा इंटेलिजेंस का, कि कैसे इंटेलिजेंस इवॉल्व हुई और कैसे वो आगे बढ़ी। सो विद द चेंज इन द टेक्नोलॉजी, द चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज ऑल्सो अपग्रेडेड, एंड इसीलिए एआई एक नेक्स्ट अपग्रेड है। दैट्स वाई वी एग्जिस्ट फॉर एआईसीए लेवल 1। नाउ वी विल कम कि इंडस्ट्री 4.0 में आज हम हैं, लेकिन वो तो अपने आप नहीं बना है। हमको उसको चेक करना पड़ेगा कि भाई वो बना कैसे है, उसके पिलर्स क्या क्या है, वो किस धरातल पे खड़ा है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड सारे, अगर हम देखें तो सारे पिलर्स को हमको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट है ये लर्न करना। हमको ये समझना है कि ये कैसे कैसे हमारे साथ काम कर रहा है। तो सबसे पहले बात करें बिग डेटा एनालिटिक्स की, तो ये बहुत सारे आज इंडस्ट्रियल 4.2 में क्या हो रहा है, हमारे पास बहुत सारा डेटा है, वो बहुत सारा एक साथ हैंडल किया जा रहा है, वो बहुत सारा डेटा स्टिमुलेटेड है। सो क्या हो रहा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो रही है, आज रियल टाइम सेल्स देख रहे हैं, कस्टमर बिहेवियर देख चेक कर पा रहे हैं। हम एक साथ सारे बिहेवियर्स को एनालाइज कर रहे हैं। ऑटोनॉमस रोबोट्स, इफ यू चेक फॉर द ऑटोनॉमस रोबोट्स, सो क्या हो रहा है कि आज मशीनरी अगर देखें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, तो सारी मशीन एक साथ दूसरे से बात करके काम करने लग गई। अगर इंडस्ट्री बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सारे काम रोबोट्स करने लगे हैं, पेंटिंग से लेके असेंबली लाइन से लेके सारी चीजें। सो ऑटोनॉमस रोबोट्स आ चुके हैं। इफ यू टॉक अबाउट सिमुलेशन एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, सो व्हाट हैज हैपेंड, चार्जिंग नहीं है शायद। गया वाला चार्जर निकाल दो। इधर ही है ना चार्जर। सिमुलेशन एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, तो होने क्या लग गया है कि आज हम देखें तो बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं, वो क्या करने लग गए हैं, एक 3D बना लेते हैं। बहुत सारे पैसा खर्चा करने से पहले वो एक 3D बना के चेक कर लेते हैं कि वो वाइबल है कि नहीं है, वो चीज पॉसिबल है कि नहीं है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन, डिपार्टमेंट आज एक दूसरे से बातें करने लग गए हैं। आज डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है, सेल्स वाले फाइनेंस के साथ एपीआई के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अगर मशीन देखें तो सारी चीजें मशीन इंडस्ट्रियल बन गई है, स्मार्ट बन गई है। सब पे स्मार्ट मीटर्स लग गए हैं, चाहे हम स्मार्ट मीटर्स की बात करें, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, सब जगह चीजें स्मार्टली होने लग गई है। सेंसर्स हो गए, हम कोई भी कमांड देते हैं वो डायरेक्टली उनके पास पहुंच जाता है। साइबर सिक्योरिटी, जब इतनी सारी चीजें होगी तो हमको ये तो जरूरी है कि ये सारी चीजें सिक्योर्ड रहे, प्रोटेक्टेड रहे, कल के दिन हमारा डेटा कहीं पे भी जाए नहीं। इसके लिए साइबर सिक्योरिटी भी इन प्लेस हो गई है। तो इंडस्ट्री 4.0 के कंपोनेंट्स है कि कहाँ कहाँ से इंडस्ट्री 4.0 इवॉल्व हुई है, किसके ऊपर वो बनी है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग। सो आजकल डेटा सब देखें तो क्लाउड पे स्टोर होने लग गया है, सारी डेटा क्लाउड पे रहते हैं। आप कहीं पे भी कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। आपको जीएसटी के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं, GSTR 1, GSTR 3B सारे एक साथ डाउनलोड हो जाते हैं। अगर आपको इनकम टैक्स के कोई भी सर्कुलर डाउनलोड करने हैं, आप एक साथ कर सकते हो। सो एवरीथिंग इज ऑन द क्लाउड।
एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग है जो लेयर बाय लेयर हो गई, 3D इफेक्ट आ गए हैं। आज आपको अगर शूज देखने हैं तो आप पहले ये उसका 3D इफेक्ट लगा के आप शूज का साइज देख सकते हो, उसकी बनावट देख सकते हो, उसकी चीजें देख सकते हो, उसका लुक देख सकते हो, उसके बाद में आप परचेज कर सकते हो। सप्लाई चेन विद द एआई वी कैन थिंक दैट, वी कांट थिंक बट एक्चुअली द सप्लाई चेन हैज evolved where inventory tracking is possible from day one, from where it has been dispatched to day from where it has been put. So everything is possible with the help of AI. So these are the components of AI. Now we will have a look. इसी में किसी को क्वेश्चन? अभी जो क्वेश्चन क्या है, तो अभी तक हमने क्या समझा, इंडस्ट्री की इवॉल्व हुई, हमारा सीए प्रोफेशन उसमें कैसे रिलेट हो सकता है, इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है इंटेलिजेंस का। और आज अगर हम 4.0 में हैं तो वो 4.0 क्या चीज से बना है, कैसे बना है, क्यों बना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात, बहुत बहुत क्योंकि ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन फ्रेंड्स अगर सिंपली बात भाषा में बात करें तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ऐसी कोई मशीन, ऐसी कोई मैकेनिज्म जो ह्यूमन जैसे काम करे, ह्यूमन जैसे सोचे, ह्यूमन जैसे इनपुट लेगी, ह्यूमन जैसे डेटा को प्रोसेस करेगी, अपने आप सोचेगी, अपने आप काम करेगी और आउटपुट देगी, जनरेट करेगी नए रिजल्ट्स। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन काम क्या है? ह्यूमन जैसे मिमिक करना, जैसा इंसान कर सकता है वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करती है। सो दैट इज ह्यूमन मिमिकिंग अ मशीन और अ कंप्यूटर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई इटसेल्फ नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज है, ये एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर बाकी बाकी सारी टेक्नोलॉजीज एम्बेडेड है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल टेक्नोलॉजी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी विच इंक्लूड्स मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल एनएलपी। तो ये सारी चीजों को बना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एग्जांपल्स क्या क्या है आर्टिफिशियल है। आज हम अगर जीमेल खोलते हैं तो हमारे जीमेल में हम देख सकते हैं कि सारी चीजें फिल्टर आउट हो जाती है। अगर हम बात करें कि हमारे मेल्स में, तो इनबॉक्स हो जाता है, स्पैम हो जाता है, पब्लिक, प्रमोशंस, सोशल, तो वो अपने आप कैटेगरी वाइज बाइफरकेट कर देता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके पास इतना डेटा है, उसने इतना डेटा देखा है कि वो सिमुलेट कर रहा है कि यार ये टाइप के मेल जो होते हैं वो स्पैम होते हैं, ये टाइप के मेल जो होते हैं वो प्रमोशन होते हैं, ये टाइप के मेल जो होते हैं वो सोशल होते हैं। तो मैं अपने आप बाइफरकेट कर देता हूँ। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिसको डेटा मिला, उसने डेटा को पढ़ा, उसने डेटा को एनालाइज किया और उसने अपने आप काम करना स्टार्ट कर दिया, जो ह्यूमंस जरूरी कर, जो ह्यूमंस भी करते हैं। एक एग्जांपल ले सकते हैं जैसे नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स क्या करता है? आज मैंने एक मूवी देखी, तो मूवी देखने के बाद में वो मुझे बता देता है, मैंने वैसी टाइप की 2-3 मूवीज और देखी, तो उसको इनपुट क्या मिला कि इसको थ्रिलर मूवीज पसंद है। तो वो क्या करेगा, प्रोसेस कर देगा कि इसको थ्रिलर मूवी पसंद है और अगली 10 मूवीज थ्रिलर ला के दे देगा। वो मुझे सजेस्ट करने लग जाएगा, रिकमेंड करने लग जाएगा। तो दैट इज एआई। उसने क्या लिया, मेरा पैटर्न देखा, मेरे पैटर्न से एनालाइज किया और मुझे आउटपुट में क्या दिया, थ्रिलर मूवीज, यू कैन ऑल्सो वॉच दिस, पीपल ऑल्सो वॉच दिस। सो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन की तरह मिमिक करना। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्निक है जो मिमिक करती है ह्यूमन इंटेलिजेंस को। उसके बाद में हम मशीन लर्निंग को देखते हैं। तो मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है तो मशीन लर्निंग उसका एक पार्ट है, उसका एक सबसेट है। मशीन लर्निंग क्या होता है? एक मशीन होती है जो पैटर्न सर्च करती है। नॉर्मली क्या होता है, मशीन्स को डेटा दे दिया जाता है। मैं अगर मशीन को थाउजेंड्स कमांड दूंगा कि तुमको ये चीज देखनी है, ये चीज देखनी है, ये चीज देखनी है, ये चीज देखनी है, तो बहुत सारे कमांड हो जाएंगे। सो बहुत सारे कमांड्स हो जाएंगे कि भाई ये चीजें देखनी है, ये चीजें करनी है, ये आएगा तब ये करना है, ये आएगा तब ये करना है। रेदर देन डूइंग दैट, आई विल गिव द मशीन्स ऑल द इनपुट्स, ऑल द पैटर्न्स, ऑल द थिंग्स। तो वो मशीन क्या करेगा, अपना पैटर्न रिकॉग्नाइज करने लग जाएगा, अच्छा इस टाइप का चीज ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1000 बैंक स्टेटमेंट दे दूं और उसको बोलूं एचपीसीएल का मतलब है पेट्रोल, वोडाफोन का मतलब है मोबाइल बिल, तो वो क्या करेगा, आगे से एचपीसीएल, बीपीसीएल, इस टाइप के जितने भी एग्जांपल्स आएंगे उसको वो पेट्रोल एक्सपेंसेस में बाइफरकेट कर देगा। आईआरसीटीसी दिखते ही, मेक माई ट्रिप दिखते ही उसको टूर एंड ट्रैवल में क्लासिफाई कर देगा। तो मशीन क्या कर रहा है, मैंने उसको बताया नहीं है कि आपको ये करना है। उसने क्या किया, सारे डेटा लिए, उसमें पैटर्न रिकॉग्नाइज किया, उस पैटर्न से ऑटोमेटिकली उसने डिजाइन करना चालू कर दिया कि ये टाइप का एक्सपेंस ऐसा होगा, ये टाइप का एक्सपेंस ऐसा होगा, ये टाइप का एक्सपेंस ऐसा होगा।
उसको मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मशीन लर्निंग में उसको मैं दे सकता हूँ एक साथ 1,000 कैट्स की फोटो, एक बार 1,000 डॉग्स की फोटो। सो व्हाट दे विल डू, दे विल रिकॉग्नाइज द पैटर्न कि कैट लुक लाइक दिस, डॉग्स लुक लाइक दिस। सो व्हाट दे विल डू, दे विल आइडेंटिफाई द पैटर्न्स। फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आई विल गिव एनी फोटो, दे विल से नहीं 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 बॉस, ये तो कैट है। क्यों? इसके पॉइंटेड ईयर्स हैं, इसके विस्कर्स हैं, इसका फीचर्स अलग है, इसकी चीजें अलग है। तो उन्होंने क्या किया, वो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया, वो पैटर्न्स को देखा, उसमें से बाइफरकेशन करना चालू कर दिया, अपने आप लर्न करना चालू कर दिया, डेटा के बेस पे प्रेडिक्ट करना। मैंने कोई रूल्स नहीं दिए, मैंने कोई कोड नहीं दिया कि डॉग ऐसे दिखता है, कैट ऐसे दिखता है। उसने अपने आप आइडेंटिफाई करना चालू कर दिया कि इसको ऐसे दिखाना है, तो ये प्रेडिक्ट कर लेता है। नेक्स्ट कम इज डीप लर्निंग। अभी तक हमने मशीन लर्निंग में देखा डेटा को स्ट्रक्चर दिया है, वो डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसमें उसको पता चल जाता है कि भाई ऐसा ऐसा पैटर्न होगा तो ऐसा ऐसा आएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि डेटा स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, जैसे कि ओसीआर, ओएमआर। हर आदमी की बात करने का तरीका अलग है, टेक्स्ट रिकॉग्निशन, सबका हिंदी बोलने का तरीका अलग है। सो डीप लर्निंग क्या करता है, डीप लर्निंग इज अगेन अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, उसका एक छोटा सा पार्ट है। लेकिन इसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि ये बहुत सारे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम करता है। सो डीप लर्निंग वर्क्स ऑन एमएल, दैट इज मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स। इसमें बहुत सारे ब्रेन की तरह, MLNL, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स। इसमें ब्रेन की तरह बहुत सारे लेयर्स ऑफ नेटवर्क होते हैं। वो क्या करता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को क्लेरिफाई करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको बहुत सारे लेयर में फिल्टर आउट करता है, उसके बाद में अपना प्रेडिक्शन निकाल के देता है। सो इफ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल्स, तो हम देख सकते हैं कि स्पीच रिकॉग्निशन है, सबकी हिंदी करने की बात अलग है, लेकिन वो समझ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलेक्सा ये चीज ऑन करो, एलेक्सा इसको चालू करो, तो उसको समझ आ गया कि ऑन करो और चालू करो उसका मतलब एक ही है। तो उसने क्या किया है, उसको लेयर बाय लेयर फिल्टर आउट किया है, उसके बाद में उसमें से उसने निकाला है। डीप लर्निंग हाईली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा, जिसको ब्रेकिंग डाउन ऑफ लेयर्स में करते हैं। अगर बेस्ट एग्जांपल देखें तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज आवर फेस रिकॉग्निशन। हमारा मोबाइल अगर देखें तो फेस रिकॉग्निशन कैसे करता है, वो पहले हमारी आंखों को देखता है, रेटिना को देखता है, वो हमारे नोज को देखता है, हमारे लिप्स को देखता है, हमारे ईयर्स को देखता है। फिर वो कहता है हाँ ये पूरा फेस बन चुका है, ये फेस बन चुका है, तो अब इसको अनलॉक कर देता हूँ। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ डीप लर्निंग। सो मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क से जो ब्रेक डाउन करता है चीजों को, और उसके बाद में स्पीच, टेक्स्ट, फिगर्स को आइडेंटिफाई करता है। नाउ लास्ट कम इज द जनरेटिव एआई। इफ यू टॉक अबाउट द जनरेटिव एआई, इट इज द न्यूएस्ट ब्रांच। सो अभी तक हमने देखा कि जनरेटिव एआई क्या होता क्या है, ये एक बहुत बड़े लार्ज मॉडल्स है। दे आर लार्ज मॉडल्स विच आर ट्रेन्ड ऑन वेरियस सेट ऑफ डेटास विच विल जनरेट द कंटेंट। so generative AI is generating the content। अभी तक हमने जितने भी मॉडल्स देखे हैं, वो मॉडल्स क्या करते हैं, वो प्रेडिक्ट करते हैं कि आपने ये पैटर्न दिया, आपने ये पैटर्न दिया, इसके हिसाब से डेटा दिया, तो दे डू द वर्क ऑफ प्रेडिक्शन। कैट की फोटो आएगी तो कैट ऐसा दिखेगा, डॉग की फोटो आएगी तो डॉग ऐसा दिखेगा, उसने हेलो बोला तो वैसा दिखेगा। बट व्हाट इज द वर्क ऑफ जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई ऐसे लार्ज सेट ऑफ डेटा पे ट्रेन किए गए हैं, जिसका काम है टू क्रिएट समथिंग न्यू, टू जनरेट समथिंग न्यू। ये कोई भी चीज स्टैटिक नहीं देंगे, ये जनरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने दे दिया कि मुझे ये काम करना है, तो वो अपने डेटा सेट से चेक कर लेगा कि ये काम करने के लिए क्या क्या हो सकता है, और वो अपने हिसाब से उसको जनरेट करके देगा। उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, एक हैंड्स ऑन ले लेते हैं हम। सबसे पहले हम ये खोलते हैं कि जनरेटिव एआई करता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गामा में क्या कर सकते हैं। तो गामा एक बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट टूल है। रेदर देन क्रिएटिंग पीपीटी स्लाइड्स, जो हमारे लिए बहुत टाइम लगता था, पहले हमको बहुत दिक्कत आती थी, 2 2 3 3 घंटे लग जाते थे पीपीटी को क्रिएट करने में। अब जनरेटिव एआई क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल हम इसके लिए एक प्रॉम्प्ट ले लेते हैं। प्रॉम्प्ट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, प्रॉम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने प्रॉम्प्ट लिया है कि आपको एक 10 स्लाइड बनानी है, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। टॉपिक है एआई इज इंपॉर्टेंट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वो क्या इंक्लूड करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, हाउ ट्रांसफॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस इन ऑडिट एंड टैक्सेशन, बेनिफिट्स, रियल सीएल एग्जांपल्स एंड फ्यूचर रूल्स। सो वी विल गो टू गामा, वी विल गो टू क्रिएट न्यू,
यहाँ पे सारा ऑप्शन है कि आपको जनरेट करना है, पेस्ट करना है, इंपोर्ट करनी है। आप कोई फाइल देके उसको इंपोर्ट करवा सकते हो। तो सबसे पहले हम जाते हैं पेस्ट करने के लिए। तो ये पूछे क्या करना है, तो मैंने अपना दे दिया, ये चीज मेरे को बतानी है। प्रेजेंटेशन कैसा चाहिए, डिफॉल्ट चाहिए, ट्रेडिशनल चाहिए। हमने डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लिया। फिर उसने पूछा जनरेट एन आउटलाइन। तो वो पहले आउटलाइन बना देगा हमारे लिए। हम देखते हैं कि कैसे आउटलाइन बना रहे हैं। तो उसने पूछा 10 कार्ड चाहिए, हमने कहा 10 कार्ड चाहिए। कैसा चाहिए, कंसाइज चाहिए। सो जनरेट। अभी हमसे पूछेगा नहीं कि तुमको कैसे कैसे क्या क्या चाहिए। ये अपने आप अपने हिसाब से प्रेडिक्शन कर लेगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या चीज चाहिए, कैसे कैसे चाहिए। तो जो काम हमको 2 3 4 घंटे लगते थे पहले क्रिएट करने में, आज की डेट में हम उसको ऑटोमेटिकली एक साथ 5 मिनट हार्डली, 2 मिनट हार्डली, उसमें सब कुछ कर लेंगे। तो अगर कल मुझे कहीं प्रेजेंटेशन देना है और कल मुझे ये चाहिए कि भाई मेरे को सीए को एड्रेस करना है और उनके लिए मेरे को पीपीटी बनानी है, तो अब जनरेटिव एआई के थ्रू 5 मिनट का काम है। मैं डायरेक्टली उसको बता दूंगा कि मेरे को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए प्रेजेंटेशन देनी है, उसमें ऐसा ऐसा टोन होना चाहिए, ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए, और ये होना चाहिए, और 10 स्लाइड का होना चाहिए। अगर हम देखेंगे तो ये डायरेक्टली क्रिएट कर दिया है। अपने आप फोटोज भी डाल दिए हैं। इसने इवोल्यूशन बता दिया, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन, कैसे कोर सीए फंक्शंस को कैसे कैसे केटर कर रहा है, ऑडिट एश्योरेंस कैसे हो रहा है, टैक्सेशन कैसे हो रहा है, एआई इन कंप्लायंस एंड कैसे कंप्लायंस में फ्रॉड डिटेक्शन कैसे हो रहा है, ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग कैसे हो रही है, रेगुलेटरी मॉनिटरिंग कैसे हो रहा है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल देंगे तो जीएसटी रिकंसिलेशन हो रहा है। सो इसने पूरा पूरा बना दिया। अगर मेरे को डायरेक्टली इसको प्रेजेंट करना है, आई विल गो टू ईयर प्रेजेंट, आई विल सी, आई विल गो हियर, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट टू पावर पॉइंट, डायरेक्टली पावर पॉइंट बन जाएगा। आपका काम सॉर्ट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली ये पीपीटी उठानी है और डायरेक्टली प्रेजेंट कर देनी है। पहले सोचो कितना काम लगता था, 2 2 4 4 घंटे लग जाते थे इस चीज को करने के लिए। और अभी जैसे सिंगल क्लिक, वी आर डन विद प्रेजेंटेशन। तो जस्ट गिव द आउटलाइन, दे विल डायरेक्टली क्रिएट ऑफ देयर ओन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो आपकी पीपीटी रेडी, रेड, तैयार। यू कैन डायरेक्टली यूज दिस पीपीटी। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई क्या कर रहा है, इसके पास पहले से डेटा पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर रहा है, उसके हिसाब से ये नया कंटेंट जनरेट करके दे रहा है। अगर मैं थोड़ा सा भी चेंज करूंगा तो ये चेंज कर देगा कि कैसी क्या चीज क्रिएट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा, वी विल हैव अ सेकंड लुक हाउ चैट जीपीटी इज ट्रांसफॉर्मिंग द थिंग्स। सो चैट जीपीटी में जाके मैं बोलूंगा, आई नीड टू ड्राफ्ट अ लेटर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये मुझसे चीजें भी नहीं पूछेगा, इसको पता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होता है, अपने आप जनरेट कर रहा है कंटेंट। टू मिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी। और ये जितनी बार हम ट्राई करेंगे उतनी बार नया नया कंटेंट जनरेट करेगा। एक जैसा कंटेंट कभी नहीं देगा। जितनी बार हम ट्राई करेंगे उतनी बार ये नया नया कंटेंट देता रहेगा। इसको मैंने बताया नहीं कि कंपनीज एक्ट कौन सा सेक्शन लगेगा, क्या लगेगा, कैसे लगेगा। इसने डायरेक्टली ये लिया और डायरेक्टली इसने मेरे को बता दिया। और ये मैं और पूछ लेता है, और मालिक आपको बता दूं बोर्ड रेजोल्यूशन कैसे बनाना है, कंसेंट लेटर कैसे बनाना है, चीजें कैसे डिफाइन करनी है, एलिजिबिलिटी कैसे देखनी है, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। सो इट कैन क्रिएट। अगर मैं इसको बोलूंगा आई वॉन्ट इट इन वर्ड फॉर्मेट रेडी टू डाउनलोड। सो इट्स वर्किंग एज एन एजेंट, एज अ पार्टनर। इट इज नॉट रिप्लेसिंग मी, इट इज जस्ट क्रिएटिंग, minimizing the efforts which are already being taken by us in a manual way. So it's analyzing, it will analyze the things. तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 4.0 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कंपोनेंट्स,
ये कैसे हमारे सीए प्रैक्टिस के साथ लिंक्ड है। देन वी सॉ एआई और उसके कंपोनेंट्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई। सो इसने डायरेक्टली एक बना दिया है। हम देखेंगे क्या बना के दे रहा है। अपॉइंटमेंट कर दिया है उसने। बहुत शाबाश। डायरेक्टली एक वर्ड फाइल बना दी है कि वर्ड फाइल में आप चेंज करो, अपना लेटर हेड लगाओ, यहाँ पे चीजें चेंज करो और डायरेक्टली भेज दो। तो आवर वर्क हैज रिड्यूस्ड अ लॉट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट, सो वी हैव सीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या क्या पे हुआ, कैसे कैसे हुआ, कैसे इंडस्ट्री इवॉल्व हुई। उस इवोल्यूशन के चलते हमने कैसे कैसे इवॉल्व होना सीखा, हमारे सीए प्रोफेशन ने कैसे इवोल्यूशन लिया। उसके बाद में पार्ट्स क्या है इंडस्ट्रियल 4.0 के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सबसे फेवरेट है। ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग, दिस इज माय फेवरेट कंपैरिजन। अर्लियर क्या होता था, हम किसी को डेटा देते थे कि आपको डेटा दे दिया है, आपको प्रोग्राम दे दिया है, सेट ऑफ रूल्स दे दिए कि मेरा ये इनकम है, ये टैक्स स्लैब है। तो कंप्यूटर को जैसे ही देते थे वो आउटपुट निकाल के देता है कि आपका टैक्स इतना बन रहा है, आपका ये चीज इतना बन रहा है। सो अब क्या हो गया है, अब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग। अब क्या हो रहा है, हम उसको डेटा दे रहे हैं और उसको आउटपुट दे रहे हैं कि ये सारे बैंक स्टेटमेंट्स हैं। और कभी कभी कोई चीजें ऐसी आती है जिसको इसको विड्रॉल्स मानना पड़ता है, नेटफ्लिक्स है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, पेट्रोल एक्सपेंसेस है, फूड एक्सपेंसेस है। तो इसको ऐसे कैटेगराइज करना है, आईआरसीटीसी को ऐसे करना है। तो हमने उसको डेटा दिया, हमने उसको आउटपुट दिया। अब कंप्यूटर क्या कर रहा है, अपने हिसाब से रूल्स बना रहा है, अपने हिसाब से प्रोग्राम बना रहा है, अपने हिसाब से कोडिंग कर रहा है कि अगर मेरे को ये चीज दिखेगी तो क्या करना पड़ेगा। तो इंडस्ट्रियल 3.0 में ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग थी, हम डेटा को देते थे, प्रोग्राम देते थे कि ऐसे ऐसे सेट ऑफ रूल्स है, वो आउटपुट देता था। अब हम उसको डेटा देते हैं, आउटपुट हमारे रिजल्टेंट आउटपुट दे देते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन दे देते हैं, वो डायरेक्टली प्रोग्राम बना के दे देता है। आप 1 लाख एक साथ 1 लाख बैंक स्टेटमेंट ट्रांजेक्शन कर दो, वो करेक्ट ऑटोमेशन कर देगा। तो दिस इज हाउ दे आर लर्निंग, हाउ जनरेटिव एआई इज लर्निंग टू कैटेगराइज फॉर द फ्यूचर ट्रांजेक्शन। दिस इज द मैजिक ऑफ एआई एंड दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग एआई फॉर आवर चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन। सबको समझ आ गया अभी तक? कोई डाउट? कैसे इवोल्यूशन हुआ है, एआई क्या है, एआई के पार्ट्स क्या है? कोई क्वेरी अभी तक? गुड टू मूव। ओके। सो जनरेटिव एआई कैसे करता है, एआई इज गिवन वास्ट अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, अदर थिंग्स टू लर्न फ्रॉम द डेटा। उसको वो एनालाइज करता है, पैटर्न करता है, उससे वो लर्न करता है, वो अंडरस्टैंड करता है कि वो पैटर्न क्या है डेटा में। अगर फॉर एग्जांपल मैं आईटी बोलता हूँ, तो आईटी तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसको पता है कि मैं सीए हूं, तो मेरे लिए आईटी का मतलब है इनकम टैक्स। अगर मैं एक साइंस बैकग्राउंड से होता तो उसके लिए होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो एआई को पता है कि अगर मैं आईटी एसएससी लिखूं तो उसको समझ आता है कि वो इनकम टैक्स में जाना है। तो उसने लर्न कर लिया है पैटर्न से कि एसएससी जहां आएगा, असेसमेंट ईयर जहां आएगा और वहां पे अगर आईटी लिखा जाएगा तो उसको मतलब है इनकम टैक्स, नॉट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर वो क्रिएट करता है, नए नए आइडियाज क्रिएट करता है, नए जनरेट टेक्स्ट करता है, इमेज करता है, उसको रिफाइन करता है। अगर हम उसको बोलेंगे कि भाई आई नीड अ शॉर्टर वर्जन ऑफ इट, आई नीड अ प्रोफेशनल टोन, आई नीड अ फ्रेंडली टोन, वो उसको रिफाइन करते रहता है और नया कंटेंट हमेशा डिलीवर करता है। तो दिस इज द वे हाउ जनरेटिव एआई वर्क्स एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज ऑफ नाउ। What exactly is artificial intelligence? We speak of AI when computer systems perform tasks that usually require human intelligence. This includes, for example, recognizing images, making decisions, or engaging in dialogue. To do this, the AI systems must be equipped with knowledge and experience. This can be achieved in two ways. You can program each individual instruction so that the machine solve the task step by step. This is comparable to a cooking recipe or assembly instructions. Alternatively, you can use programs that learn from data themselves. This enables them to detect relevant information, draw conclusions, or make predictions. This is known as machine learning. We all have probably dealt with AI at some point in our lives.
When we watch films, listen to music, or shop online, AI gives us recommendations about what we might like. AI is capable of converting spoken language into text and translating it into other languages. AI is a central component of robotics. Robots make our everyday lives easier or take on strenuous activities. Self-driving vehicles recognize their environment through AI and can react to it. AI is becoming increasingly important within medicine. It supports doctors when diagnosing diseases. Also, more and more patients use AI-based apps for initial diagnosis. In the educational sector, AI helps to individualize learning activities, for example, on digital learning platforms. AI is becoming increasingly important. Once we understand how AI works, we can better gauge where it can support everyday activities at home and at work, and where we would rather make our own decisions. AI will not replace humans, but it is getting better and better at supporting us. For this, we need an AI competent society. लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एआई विल नॉट रिप्लेस ह्यूमंस, इट विल एक्ट एज अ पार्टनर फॉर ह्यूमंस फॉर डूइंग द टास्क वेरी सिंपली। कंप्यूटर्स आने से अकाउंटेंट्स की जॉब्स नहीं गई है, मुनीम जी अभी भी हैं, और हमको पता है कि वो आगे भी रहने वाले हैं। बट एआई अगर नहीं आएगा तो शायद हम रिप्लेस नहीं होगा, हम रिप्लेस हो जाएंगे। सो वी हैव सीन ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग, इंडस्ट्रियल 3.0 ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग था, जहाँ पे डेटा दिया जाता था, रूल्स दिए जाते थे, उसके बाद में आउटपुट आता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग क्या हो गया? जनरेटिव एआई, जिसमें हम डेटा दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, वो अपने हिसाब से रूल्स बना रहा है, प्रोग्राम बना रहा है, चेंज कर रहा है और रीडिफाइन कर रहा है। नाउ व्हाट कम्स, व्हाट आर द टाइप एंड स्टेजेस ऑफ एआई? अब हमने एआई देख लिया है, उसके स्टेज क्या क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एआई की बात करें तो टुडे वी लिव इन अ नैरो एआई। हम एआई की बात करें तो हम क्या सोचते हैं? एआई कितना स्मार्ट है? एआई क्या कैलकुलेटर है? एआई क्या कंप्यूटर है? एआई क्या एक इंसान है? एक्चुअली एक मशीन है जो इंसान की तरह बिहेव कर रही है। तो चलिए इसको क्लैरिटी से समझते हैं। नैरो एआई, दिस इज द स्टेज वन वेयर द मशीन्स आर इमिटिंग द ह्यूमन बिहेवियर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक एरिया प्रॉब्लम। तो इसका अगर वहां का बात करें तो ये वो टाइप का आर्टिकल है, ये वो टाइप का इंसान है जो एक काम करता है, एकदम परफेक्टली करता है, लेकिन दूसरों में जीरो है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उसको बोलूं कि तुमको जीएसटी के डेटा डाउनलोड करने हैं, तो वो एक साथ सारे जीएसटी के डेटा डाउनलोड कर लेगा। लेकिन वो उसको बोलोगे ऑडिट करनी है तो वो ऑडिट नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करता है? एक काम को एफिशिएंटली 1000 टाइम्स कर सकता है। आप उसको समझिए कि जैसा आर्टिकल है जो वाउचिंग में एक्सपर्ट है, पर टैक्स ऑडिट में उसका वीक पॉइंट है। सो इट्स वेरी पावरफुल बट वेरी स्पेशलाइज्ड। सो वी एज ऑफ नाउ आर इन नैरो एआई। हम उससे एक काम करवा सकते हैं, वो ह्यूमन जैसे सोच सकता है लेकिन हमको डिसीजन दे नहीं सकता है कि आप ऐसे चेंज कर लो। व्हाट इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस? ये मशीन कंटिन्यूसली लर्न करती है स्मार्ट एज ह्यूमंस। वो क्या होगा? अगर हम देखें जनरल एआई, जहाँ पे मशीन खुद ही प्लान कर लेगी, थिंक कर देगी, लर्न कर लेगी और आउटपुट दे देगी। अगर वर्चुअल पार्टनर है कि भाई जीएसटी का एक्सपोजर क्या होगा, बेस्ड ऑन द जीएसटी पेमेंट्स ऑफ द क्लाइंट, कि नवंबर में उसको जीएसटी भरना आएगा, क्रैश क्रंच होगा, उसका प्रेडिक्शन क्या होगा, कैश फ्लो क्या होगे। इट रिप्लाइज विद द लॉजिक रीजनिंग, इट रिप्लाइज विद एवरीथिंग विच इट थिंक्स अप्रोप्रिएट एज ए ह्यूमन। सो वी आर नॉट हियर एट, हम यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, रिसर्च चल रही है कि हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। सो थर्ड इज दिस सुपर एआई। सुपर एआई इज सेल्फ इवॉल्विंग एआई चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर, जो क्या करेगा? कंटिन्यूसली ऑडिट करेगा, एक साथ 1000 कंपनीज की ऑडिट कर सकता है, एक साथ 1000 ट्रांजेक्शन को चेक कर सकता है, एक साथ रियल टाइम पे फ्रॉड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज फार वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, बट इट इज वेरी फार कंसेप्ट। एज ऑफ नाउ वी आर इन द नैरो एआई कंसेप्ट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट वी आर इवॉल्विंग टूवर्ड्स जनरल एआई। अगर हम अगर बात करें ए आई सी ए लेवल वन की, सो ए आई सी ए लेवल वन is the entire course which is focusing of mastering narrow AI to upgrade our CA practice. So ये याद रखिएगा, नैरो एआई आज का कंसेप्ट है, हमको इसको मास्टर करना पड़ेगा। सो यूज केस वन, इफ यू टॉक अबाउट व्हाई एआई इज इंपॉर्टेंट, बहुत सारी बड़ी लिस्ट है। मैं 3 पॉइंट इसमें हाईलाइट करना चाहूंगा। सारी चीज देखने की जरूरत, मतलब सारी चीज लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप एट अ ग्लांस दे सकते हो। व्हाई एआई इज इंपॉर्टेंट? नॉट बिकॉज इट्स अ न्यू टेक, बिकॉज इट्स द
thing which is solving the pain point of chartered accountants. First of all, we will talk about the point number seven, automating repetitive and time consuming tasks. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट होने आया, अब आपके पास 60 रेंट एग्रीमेंट है अलग अलग टाइप के, या वो पेज 60 पेज का रेंट एग्रीमेंट है, उसमें हमको चार पांच चीजें चेक करनी है। अगर उसको देखें तो उसको पढ़ने में हमको 2 घंटा लग जाएगा, बट हमको क्या करना है, हमको फटाफट उसको चेंज करना है। तो हम चैट जीपीटी को दे देंगे, चैट जीपीटी को पूछ लेंगे कि भाई इसमें रेंट का क्या क्लॉज है, डिपॉजिट का क्या क्लॉज है, लॉक इन पीरियड क्या है, फोरफिट अमाउंट क्या है, एस्केलेशन क्लॉज क्या है। वो क्या करेगा, हमारा रिपीटेटिव जो टास्क है बार बार चीजों को एनालाइज करना, 2 घंटे के रीडिंग टास्क को 5 मिनट में समराइज करके बता देगा कि ये चीजें हैं। तो इसमें क्या उसने हमको रिप्लेस किया, रेंट एग्रीमेंट तो आज भी क्लाइंट अपने हमारे पास ही आ रहा है एनालाइज करने के लिए, वो हमको हेल्प कर रहा है, असिस्ट कर रहा है। सो दिस वे our repetitive task and time consuming task of reading the documents has become very simpler with the use of AI. Second, we will talk about the predictive intelligence. AI can help us to predict the things which are coming in the future. For example, हम सिर्फ पास्ट डेटा को देखते थे, उसमें हम बताते थे कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। वो जीएसटी के सारे रिटर्न्स देख सकता है, वो आपके सारे कैश फ्लोज देख सकता है, वो आपके पास्ट डे बुक, सेल बुक्स, परचेज बुक को देख सकता है, और बता सकता है कि ये क्लाइंट को यहाँ पे दिक्कत आने वाली है, ये क्लाइंट हमेशा इस टाइप का काम करता है, ये क्लाइंट में फ्रॉड होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसकी इन एंड आउट समरी ऐसी है। वो नॉर्मली अगर हंड्रेड एंड मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन होंगे तो हम कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि उसका बैंक बैलेंस रोज सुबह 2 रुपए रहता है और शाम तक वापस 2 रुपए रहता है, और दिन में 10 लाखों के ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। वो एआई हमको चेक करके बता सकता है कि ये दिन में बैंक बैलेंस चेंज नहीं हुआ, ट्रांजेक्शन घूमते रहे, तो वहां पे शायद एक सर्कुलर ट्रेडिंग हो सकता है। Then the next is legal and regulatory compliances. That is point number three. If we talk about सर्कुलर, जीएसटी में रोज नए सर्कुलर हैं, इनकम टैक्स में रोज नए सर्कुलर हैं। अब हमको ये पता नहीं कि ये सर्कुलर 15 पेज का है, इसमें कहाँ कहाँ पे हमारे इंडस्ट्री को इफेक्ट करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री कैटर कर रहा हूँ टेक्सटाइल्स, सो ये सर्कुलर टेक्सटाइल को कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट करेगा, कहाँ कहाँ पे इफेक्ट करेगा। मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, सर्कुलर डाउनलोड करूंगा, चैट जीपीटी को बोलूंगा, वो एनालाइज करेगा, वो उसका ब्रेकअप बना के देगा, टेबल बना के देगा, कौन कौन सी इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट आया है वो चीज चेक करके देगा, और वो मेरे को बता देगा हाँ हाँ इंडस्ट्री में यहाँ पे आया है। सो एआई से क्या हो रहा है, हम डेटा एंट्री से डिसीजन मेकिंग पे शिफ्ट हो रहे हैं। आज की डेट में हम डेटा एंट्री को छोड़ के डिसीजन लेने के लिए एआई हमको असिस्ट कर रहा है, ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस दे रहा है, हमारा पार्टनर बन रहा है। हम प्रोसेसिंग से प्रोडिक्शन पे चले गए हैं, वैल्यू एडिशन देने लग गए हैं, आज हम स्ट्रेटेजिकल एडवाइजर बन चुके हैं, और ऑपरेशनल जो है वो आज वैल्यू एडिशन बन गया है। सो इफ वी विल लुक हाउ एआई कैन हेल्प us, we will go to the chat gpt, I will create a new chat, I will just upload a handout which is by the Institute of Chartered Accountants of India, Volume 1. What this is all about? Volume 1 मैंने कहाँ से डाउनलोड किया, मैंने ऐसे की वेबसाइट से, जीएसटी का बैकग्राउंड मटेरियल है। अब ये मटेरियल देखिए, मैं उसको पूछूंगा आई नीड टू क्लेम क्रेडिट विथ सेक्शन टेल्स मी अबाउट द रूल टू क्लेम क्रेडिट एज पर जीएसटी एक्ट। नॉर्मली क्या होता, मेरे को कंट्रोल एफ करके सर्च करना पड़ता, और हो सकता है वो एक पेज पे एक रेफरेंस है, 10-15 पन्नों के बाद में एक और रेफरेंस है, फिर उसके बाद में और रेफरेंस है, डायरेक्टली उसने बता दिया है, इसने सारा पीडीएफ स्कैन कर लिया है। तो इससे हुआ क्या है, हम समझ पा रहे हैं कि इसने सारा चीज एनालाइज कर दिया है। अभी डायरेक्टली बता रहा है कि सेक्शन 16 बता रहा है एलिजिबिलिटी फॉर कंडीशन ऑफ टेकिंग इनपुट क्रेडिट, कौन सा सेक्शन है, एलिजिबिलिटी क्या है, अपोर्शमेंट अपोर्शनमेंट कैसे होगा, कि आईटीसी कहाँ कहाँ पे अलाउड नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। इसको हम एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई एम परचेजिंग अ न्यू कार, प्लीज टेल मी वेदर आई कैन क्लेम क्रेडिट ऑन इट और नॉट। जैसे ही मैं उसको एक फॉलोअप क्वेश्चन दूंगा, वो वापस पीडीएफ देखेगा, अपने रूल्स डिफाइन करेगा, उसको स्कैन करेगा, और उसके बाद में बताएगा कि अंडर जीएसटी इनपुट मोटर कार्स आर नॉट अलाउड इन मोस्ट केसेस, सेक्शन 17(5) में वो ब्लॉक क्रेडिट है, इफ यू आर परचेजिंग कार फॉर पर्सनल यूज, कब अलाउ होगा वो भी बता देगा। तो इसने क्या किया है,
मेरे को क्लाइंट अगर कोई सवाल पूछे तो मुझे इतना सर्च करने की जरूरत नहीं है कि सर मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं डायरेक्टली चैट जीपीटी को अपना रेफरेंसेस दूंगा, मटेरियल दूंगा, डायरेक्टली चेक कर लूंगा और मैं उसको जवाब दे सकता हूँ। हाँ, इसको रिकन्फर्म जरूर करना है क्योंकि देर इज वन प्रॉब्लम, हेलुसिनेशन हुआ है। बट अगर हम इसका भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारे पास दूसरे भी टूल्स हैं, एआई टूल्स लाइक नोटबुक एलएम, जहाँ पे वो पर्टिकुलर सोर्सेज जो अपलोड किए हुए हैं उससे ही सर्च करता है, दूसरी जगह जाके सर्च नहीं करता है, वेब सर्च नहीं करता है। सो उस पर हम बाद में आते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि हम कहाँ पे पहुंचे हैं। सो नाउ वी कम्स ऑन द रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन से हम क्या समझते हैं, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑटोमेशन और इंटेलिजेंस दोनों चीज एक साथ ही चलती है, बट उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ऑटोमेशन, ओके, नो इश्यूज नो इश्यूज। I was just looking to share my screen so that my board is visible or not. It's okay if it is not visible. I will make the things more clear by conveying the things. So robotic process automation. We talk about RPA. तो बहुत सारे सीए कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ऑटोमेशन और इंटेलिजेंस एक ही चीज है। बट इफ दे थिंक दैट चैट जीपीटी को अगर वो बोलेंगे कि भाई आप मुझे जीएसटी डाउनलोड करके दे दीजिए, आप जीएसटी पोर्टल पे जाइए और जीएसटी सारे मेरे को 3 पीडीएफ डाउनलोड करके दे दीजिए, तो वो नहीं कर पाएगा बिकॉज ये सारे बोरिंग टास्क काम करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम नहीं है, वो एक ऑटोमेशन का काम है। तो दैट इज बीइंग डन बाय आरपीए। तो जो सॉफ्टवेयर बॉट्स है वो डिजिटल इंटर्न्स की तरह आप समझ लीजिए, जो ये कभी थकते नहीं है, कभी रुकते नहीं है, कभी छुट्टी लेते नहीं है। आप सुबह काम कराओ, शाम को काम कराओ, कभी भी काम कराओ, एंड देन दे विल वर्क। सो इफ यू टॉक अबाउट द आरपीए एंड देयर यूज केस, we will look afterwards. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आरपीए आर। दे आर द डिजिटल इंटर्न्स, इंटर्न्स जिनको रूल्स पता होना चाहिए, वो एनी टाइम आपका किया हुआ काम हमेशा कर देंगे, अग्निपथ की तरह। वो ना रुकेंगे कभी, ना थकेंगे कभी, काम कर काम कर काम कर। सो आरपीए, व्हेन आरपीए इज यूज्ड, दे आर यूज्ड फॉर रिपीटेटिव रूल बेस्ड टास्क। whenever there is a repetitive rule based task, RPA comes in their place. रूल बेस्ड, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा लिख दिया कि आपके मेल में अगर इनवॉइस सब्जेक्ट लाइन पे है और उसमें कोई भी पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर देना है, तो आरपी क्या करेगा, सारे इनवॉइस सारे मेल्स पढ़ता रहेगा, उसमें कभी भी इनवॉइस लिखा हुआ है और उसमें अगर वो पीडीएफ अटैच्ड है वो डाउनलोड कर देगा। वो ये नहीं चेक करेगा कि वो पीडीएफ कोई सर्कुलर है, कोई इनवॉइस है, कोई नोटिफिकेशन है, कोई चीज दूसरी चीज है। उसका काम ये है कि इनवॉइस देखना है और डाउनलोड कर देना है। तो दैट इज रूल बेस्ड टास्क। रिपीटेटिव टास्क, ये काम उसको दिन में 1000 बार बोलो, दिन में 10,000 बार बोलो, दिन में 100 बार करो, ये करता रहेगा। इसका एक ही काम है, आंखें बंद करके एक ही काम करना है, इनवॉइस चेक करने हैं, इनवॉइस लिखा हुआ हो तो उसमें पीडीएफ हो तो कर देगा डाउनलोड। सो हमको ये समझना है कि आरपीए क्या है और क्या नहीं है। तो आरपीए, एक सवाल आता है कि इन दोनों में फर्क क्या है, आरपीए और व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन आरपीए एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इफ वी विल लुक आरपीए, आरपीए ऐसी चीज है जो स्ट्रक्चर डेटा को हैंडल करता है। ये वो आर्टिकल है जिसको आपने बोला बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करना और टैली में एंट्री करनी है, तो वो ये चेक नहीं करेगा कि टैली में एंट्री करने के लिए ये एंट्री बहुत बड़ी है तो कैपिटलाइज करनी है नहीं करनी है, ये एक्सपेंस की एंट्री है, ये विड्रॉल्स की है, ये पर्सनल एक्सपेंस है, क्या है वो उनको नहीं पता है। आरपीए का सीधा काम है, आपने बोला डाउनलोड करके एंट्री मारना है, मतलब एंट्री मारना है, भाई ने बोला एंट्री मारना है, सर्किट ने वो काम कर दिया, तो दैट इज आरपीए। आरपीए इज द डूअर, इट हैंडल्स द स्ट्रक्चर्ड डेटा। बिना दिमाग लगाए सेम काम करना है, दिन में 1000 बार काम करना है, बिना छुट्टी लिए काम करना, कर देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द थिंकर, इट इज द मेन ब्रेन विच हैंडल्स द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये इमेजेस देखता है, लैंग्वेज देखता है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ सकते हैं एक सीनियर पार्टनर की तरह। वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि ये एंट्री जो मैं मार रहा हूँ वो क्या कैपिटलाइज तो नहीं है, वो क्या पर्सनल एक्सपेंस तो नहीं है, वो बिजनेस का है कि नहीं है, वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करेगा। सो द प्रोज एंड कॉन्स इफ यू टॉक अबाउट द आरपीएस, आरपीए का सबसे बड़ा फायदा है कि वो रिड्यूस कर देता है हमारी कॉस्ट को, एफिशिएंसी लेके आता है। ऐसा कोई काम जिसको 10 बार करना है, 100 बार करना है, 25 बार करना है, 50 बार करना है, वहां पे आरपीए काम आता है। वहां पे बेस्ट क्लास है कि वो प्रोसेस स्पेसिफिक है, उसको जो काम बोला है वो अंधा होके वो कर देगा। आरपीए को अगर हमने बोला कि जीएसटी की वेबसाइट से आपको रिटर्न्स डाउनलोड करने हैं, तो वो उसको करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तब तक करता रहेगा जब तक कोई रूल चेंज ना हो।
वी आर टॉक्ड अबाउट आरपीए इज अबाउट द रूल बेस्ड एंड रिपीटेटिव बेस्ड। रूल चेंज ना हो, अगर जीएसटी का लॉगिन का बटन यहाँ का वहां हो गया तो वो चेंज काम करना बंद कर देगा, वो थिंक नहीं करेगा। सो द कंक्लूजन इज आरपीए इज द मसल, हमारे हाथ और पैर हैं जो काम कर रहे हैं, बट द ब्रेन इज द एआई। सो आरपीए, जैसे मैंने आपको बताया कि मेल अटैचमेंट कर देगा, कॉपी कर देगा, रीडिंग कर देगा, स्क्रैपिंग डेटा कर देगा, आपको 10 से 100 चीजें डाउनलोड करने को कर देगा, कैलकुलेशन कर देगा सारा स्ट्रक्चर। बट आरपीए क्या नहीं करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, वॉइस रिकॉग्निशन नहीं करेगा, वो रूल बेस्ड सारे टास्क कर देगा। अगर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेशन, प्रोज क्या है कॉन्स क्या है, ये हमने देख लिया। कंक्लूजन, सो आरपीए इज द प्रोसेस before it can be implemented. RPA, cannot alone help the organization to automate the entire process. So the conclusion is RPA is the muscle and arm. Uh, Artificial intelligence is the brain which every firm needs. So basic difference हमारा क्लियर हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेन है, आरपीए क्या है? आरपीए वो मसल है, वो बॉडी पार्ट है जो काम कर देगा रिपीटेडली। रिपीटेटिव रूल बेस्ड टास्क, उसमें दिमाग नहीं लगाना है, आरपीए। अगर किसी में दिमाग लगाना है, नया जनरेट करके कर देना है कंटेंट, नया चीज हम उससे डिमांड कर रहे हैं, तो वो कर पाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो वी विल लुक हाउ व्हाट इज ब्लॉकचेन। अब सबसे ज्यादा मैंने कहा कि ब्लॉकचेन, तो सबके चेहरे में देख सकता हूँ, सबके दिमाग में आ रहा है अरे यार ये तो इतना बड़ा साइंटिफिक टर्म है, ब्लॉकचेन का मतलब इथेरियम, बिटकॉइन, बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स। लेकिन मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर एक्सप्लेन करूं तो ब्लॉकचेन इज नथिंग बट डीडीएलजे। अगर हम ब्लॉकचेन के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूं। आई थिंक बाय दिस माय बोर्ड विल बी ऑल्सो विजिबल टू यू। सो ब्लॉकचेन इज नथिंग बट डीडीएलजे। इट्स नॉट दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर, डीडीएल, डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर। जे, जो हम सबके पास है। तो ऐसा एक रजिस्टर है जो सबके पास है, जो जितने भी लोग हैं पार्टिसिपेंट है उनके पास है। तो देखते हैं कैसे अचीव होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रिक्वेस्ट दी कि मेरे को एक एसेट ट्रांसफर करना है बी को, ए को एक एसेट ट्रांसफर करना है बी को। तो ये रिक्वेस्ट है, तो ये ब्रॉडकास्ट की जाएगी। ये ब्रॉडकास्ट किसको होगी? जितने भी नोड्स है कनेक्टेड है, ऐसा समझ लीजिए इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स है, तो सबके पास ये रिक्वेस्ट जाएगी, एक ब्रॉडकास्ट जाएगा कि दिनेश को एक ट्रांसफर एसेट करनी है ए से बी को। तो उसमें होगा क्या? होगा ये कि सब लोग अब इसी पे चेक करेंगे, क्या दिनेश के पास वो एसेट है, क्या उसके पास वो एसेट, ए के पास वो एसेट है, क्या ए उसको ट्रांसफर कर सकता है, क्या उसने वो परचेज की है। समझ लीजिए नोड्स इंटरकनेक्टेड पीसीज हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स हैं, जो एक चीजें चेक कर सकते हैं एक साथ एक ही जगह पे नेटवर्क में। अगर सब लोग कहते हैं हाँ ए के पास ये एसेट है, बी को ये ट्रांसफर कर सकता है, वहां आता है वैलिडेशन। वैलिडेशन और कंसेंसस, सब अगर हाँ बोलेंगे तो ये ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर दिया जाएगा। अप्रूव तब तक नहीं होगा तब तक सब नहीं करेंगे। अगर एक ने भी ना बोल दिया नहीं ये दिनेश के पास तो मेरे को लगता नहीं कि एसेट पड़ी है, तो वहां पे ही वो फेल हो जाएगा, वहां पे ही वो ब्लॉक बंद हो जाएगा। अगर सब नोड चेक करेंगे और देख लेंगे कि ए के पास एसेट है और कंसेंसस मैच होएगा, तब ये ट्रांजेक्शन अप्रूव होगा। अब ट्रांजेक्शन अप्रूव हो गया तो एक ब्लॉक क्रिएट होगा, एक वेरीफाइड ट्रांजेक्शन बनेगा। तो वो ब्लॉक क्या होगा? एक डब्बा समझ लीजिए, एक डब्बा आएगा, उस डब्बे के अंदर लिखा जाएगा कि ए के पास वो एसेट है, ए ने वो परचेज की है, ए के पास वो एसेट है, ए ने वो परचेस की है। ए के पास वो एसेट है, ए ने वो परचेस की है। तो ये सारी डिटेल्स ब्लॉक के अंदर लिखी जाएगी। ए के पास एसेट है, डेट ऑफ परचेस क्या है, वैल्यू ऑफ परचेस क्या है, इसका पास कोई ट्रांजेक्शन था कि नहीं था, एसेट का स्ट्रक्चर क्या है, एसेट की फिजिकल क्या है। तो वो सारी चीजें एक डब्बे के अंदर बंद हो जाएगी। सारी डिटेल्स अगर एक डब्बे के अंदर बंद हो जाएगी, वो एक ब्लॉक हो जाएगा। वो ब्लॉक बनने के बाद में अगर हम देखें तो वो डब्बा तो कभी भी खुल सकता है।
तो अब हमको तो उसको सेव करना है, सिक्योर रखना है। तो उसको सिक्योर और सेव करने के लिए हम उसमें एक ताला लगा देंगे। दैट ताला इज द हैश। हैश इज नथिंग बट डिजिटल लॉक विच इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। फिट अबाउट डिजिटल लॉक विच इज locking that, creating that in a safer module. And when that block is added to a chain, that becomes the blockchain. So a block is created, protected with a hash. This is the hash over here. It's a digital lock. And when this block is added to a chain, that becomes a block of chain, that is blockchain. So is he a blockchain? एक डेटा, उसकी सारी हिस्ट्री एक डब्बे के अंदर, डब्बे को ताला लगा दिया, ताला इज हैश। हैश को, वो डब्बे को ताला लगा के हमने एक चेन में डाल दिया तो ब्लॉकचेन हो गया, तो वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट। सो दिस इज हाउ द ब्लॉकचेन वर्क्स। अब क्या होगा, अब वो एसेट में मैंने डेप्रिसिएशन की एंट्री लगानी है, या वो एसेट वापस किसी को मेरे को शेयर करनी है। तो क्या होगा, वो डब्बे में आगे एक नया इंफॉर्मेशन जुड़ जाएगा कि ये वैल्यू है, इस पे ये डेप्रिसिएशन है, या इसको ये सेल करनी है, ये इसकी है। तो हर ब्लॉक पिछले ब्लॉक का डिजिटल लॉक लेके चलेगा। तो इसकी हैश वैल्यू इसकी बन जाएगी। तो अगर हम देखें पूरी चेन में जितने भी ब्लॉक्स रहेंगे, सबके पास एक हैश वैल्यू रहेगी। सबकी हैश वैल्यू पुराने हैश वैल्यू से जुड़ी हुई रहेगी। इसका लॉक उसके पास, उसका चाबी उसके पास, उसका चाबी उसके पास। तो इस तरीके से पूरा एक चेन बन जाएगा। तो इस चेन से क्या होगा, ये पूरा ब्लॉक एक चेन की तरह काम करेगा जो टेम्पर प्रूफ होगा। इट्स अ टेम्पर प्रूफ ऑडिट ट्रेल। अगर मैं सोचूं कि इसको अगर मैं हैक कर लूं, इस ब्लॉकचेन को मैं हैक कर लूं, तो क्या मैं कर सकता हूं? ब्लॉक अलाइंड कैसे रहेगी? अब सवाल आता है कि ये सिक्योर कैसे रहेगा। तो सबके पास अपना अपना हैश है, सबका हैश यूनिक है, रिपीटेटिव नहीं है। उसका यूनिक वैल्यू पिछली यूनिक वैल्यू से आया हुआ है। तो अगर किसी को हैकर को उसको चेंज करना है, फॉर एग्जांपल उसने कह दिया कि ये डेट ऑफ परचेज है, वो मेरे को 2025 की नहीं 2023 की करनी है, ताकि मैं डेप्रिसिएशन ज्यादा ले लूं। डेप्रिसिएशन ज्यादा ले लूं, मेरे को 2023 की करनी है, या डेप्रिसिएशन कम करना हो फॉर एग्जाम्पल, या वैल्यू कम करनी है। तो वो क्या करेगा, वो जैसे ही हैकर उसको ताले को तोड़ेगा, वो हैश वैल्यू टूट जाएगी। जैसे ही वो हैश वैल्यू वहां से टूट जाती है, वो चेन पूरी टूट जाएगी। क्यों? आगे के सारे ब्लॉक के पास पुरानी हैश वैल्यू थी। तो वो ब्लॉक चेन ऑटोमेटिकली टूट जाएगी। तो इससे फायदा क्या है, कोई भी आदमी जिसके पास वो हैश वैल्यू नहीं है, वो इंटरप्ट ही नहीं कर सकता है। और वो कोई भी बॉक्स को खोलने की कोशिश करेगा, तो वो हैश वैल्यू टूटेगी। हैश वैल्यू टूटने से आगे के सारे चेन प्रोसेस सब टूट जाएंगे। सो इट गिव्स अ 100% proof that fraud cannot exist. So if we talk about व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ ब्लॉकचेन, सो कंसेंसस हो गए, तब वो ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक के बाद में हैश बनेगा, हैश के बाद में चेन बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, सबके पास इंफॉर्मेशन है कि किसके पास क्या एसेट है, क्या नहीं है, क्या है, सारे पार्टिसिपेंट्स को पता है। एक पी टू पी नेटवर्क है। पी टू पी नेटवर्क मतलब इसमें किसी एक के पास रिक्वेस्ट नहीं जा रही है कि भाई मैंने उसको पूछ रहा हूँ कि भाई मेरे को ये ट्रांजेक्शन करना है कि नहीं करना है, सबके पास एक साथ रिक्वेस्ट आ रही है। तो सब पी टू पी से नेटवर्क है, देर इज नो मिडल मैन, देर इज नो एजेंट विच इज बीइंग कनेक्टेड ओवर हियर। इफ यू टॉक अबाउट द कंसेंसस, सबकी कंसेंसस होगी, पार्टिसिपेट करेंगे तभी एंट्री पास होगी। जब तक सब एग्री नहीं करेंगे तो एंट्री पास ही नहीं होगी। क्रिप्टोग्राफी, ऑल ट्रांजेक्शन आर सिक्योर्ड, क्योंकि सबके पास एक हैश वैल्यू है, और हैश वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, और वो यूनिक है। नेक्स्ट कम इज इम्यूटेबिलिटी। फेविकोल का जोड़ है, सारी चेन एक साथ लिंक्ड है, सारे ब्लॉक्स एक ही चेन में है। सो ट्रांजेक्शन एडिट ही नहीं हो सकता है, ट्रांजेक्शन डिलीट नहीं हो सकता है, ट्रांजेक्शन रिवर्स नहीं हो सकता है। एडिट डिलीट रिवर्स करने के लिए आपको वो हैश वैल्यू तोड़नी ही पड़ेगी। जैसे ही वो हैश वैल्यू टूटेगी, वो ताला टूट जाएगा, वो ताला टूटते ही डब्बा खुल जाएगा, तो सारी डिटेल्स बाहर निकल जाएगी। सो इट कैन नॉट बी डन। एंड ट्रांसपेरेंसी, तो सबके पास ट्रांसपेरेंसी है कि क्या ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड हुआ है, कैसे हुआ है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे। सो ये छह चीजें मिला के ऑडिट के लिए एक ट्रस्ट की दुनिया बनाता है, एक इम्यूटेबिलिटी बनाता है, फेविकॉल का जोड़ बनाता है जो कभी नहीं टूट सकता है। अगर इसको देखें कि यूज केस कैसे हुआ था, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट में क्या होता था, जब मैंगो सेल किए जाते हैं तो कभी किसी कस्टमर को कुछ दिक्कत दिक्कत हो गई, वो कंज्यूम करके उसको दिक्कत आ गई है, तो बहुत बार 7 डेज तक लग जाते थे ये ढूंढने के लिए कि ये आया कहाँ से था, ये कौन से फार्म से ये मैंगो आया गया था, जिसके कारण ये कस्टमर को दिक्कत हुई, हमारा नाम खराब हुआ। उसके बाद में उन्होंने ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस कर दिया, जिस फार्मर के वहां से वो मैंगो निकलेगा उस बॉक्स पे पता चलेगा कि वो कहाँ पे हुआ है,
और वही चेन में आगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, सप्लायर के पास जाएगा, लास्ट में ट्रांसपोर्टर के पास, वेयर हाउस के पास, और लास्ट में स्टोर पे आएगा। तो जस्ट विद इन 2.2 सेकेंड्स इट वॉज इजी टू ट्रेस कि ये आम अगर किसी ने कंज्यूम किया है तो वो कौन से फार्म से आया था, उस फार्म से कहाँ से ये चीजें आई है। सो ब्लॉकचेन इज वेरी इजी कंसेप्ट नाउ। हमको ये समझ आ गया कि ये कैसे करेंगे। राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। राजस्थान गवर्नमेंट ने, जैसे हम गुजरात में है तो हमको पता है कि अगर एक डॉक्यूमेंट लोन लेना है तो उसके चेन डॉक्यूमेंट्स निकालने पड़ेंगे। हो सकता है उसके 15 चेन डॉक्यूमेंट्स हो, 15 बार वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो, तो हमको 15 डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। बट राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी ई स्टैंपिंग के लिए ये फेज स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे ब्लॉकचेन है। हर आदमी, हर ट्रांजेक्शन बायर और सेलर की रिकॉर्डेड है ब्लॉकचेन में। उसके बाद में जब भी एसेट ट्रांसफर होती है तो वो ब्लॉक अपडेट होते रहते हैं, उसमें रूल्स क्रिएट होते रहते हैं, वो एक चेन बन जाती है। तो वो कभी भी ऑडिट के लिए इजी है, वेरीफाइबल है, ऑडिट के लिए हेल्पफुल है, टेम्पर्ड प्रूफ है, तो हमको पता चल सकता है कि ये लीक कहाँ से हुआ है। तो अगर हम सीए के एनालॉजी से देखें तो ये बाउंड लेजर है। जो एग्जाम्पल आप याद कीजिए, अगर हम मैनुअल लेजर करते थे तो उसमें समझो पेज नंबर 5 पे हमने कुछ एंट्री की है, और बीच में हमने एंट्री करते हुए पेज नंबर 100 पे आ गए हैं। पेज नंबर 5 अगर किसी ने फाड़ भी दिया हो तो हमको पता चलता था कि कॉरस्पॉन्डिंग एक पेज फटा है, तो वहां पे बाइंडिंग खराब हो जाती थी। बाइंडिंग से पता चल जाता कि यहाँ पे कोई पेज फाड़ा गया है, तो ये ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं इशूड है, उसमें इशू क्रिएट हुआ हुआ है। तो सेम अब ये डिजिटल बाइंडिंग है, जहां पे अगर कोई भी चीज निकाली जाएगी तो पता चल जाएगा। सो ब्लॉकचेन इज सिक्योर्ड बाय डिपेंडेंसी, नॉट बाय सिक्रेसी। सो ब्लॉकचेन इज वेरी मच सिक्योर्ड बिकॉज थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, नॉट देर इज नो सिक्रेसी इन दिस। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं इसका यूज केस जो अपने पास रेगुलर है। फॉर एग्जांपल आज हमारे घर में एक शादी है, तो होता क्या है, एक बिग वेडिंग जब प्लान होती है, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, सो एक बिग वेडिंग जब प्लान होती है तो हमारे लिए क्या होता है कि सारे गेस्ट की लिस्ट होती है, सारे इवेंट्स की लिस्ट होती है। उसमें हम सारे गेस्ट, इवेंट्स, डिपार्चर, अराइवल, सब एक इवेंट वेडिंग प्लानर को दे देते हैं। अब उस वेडिंग प्लानर के पास सारी लिस्ट है, हमने क्या किया, उसको सारी चीज दे दी है। So we talk about World Web 3.0. What is World Web 3.0? Where we are exactly over here. So friends, Web 3 जो बेस्ट एग्जांपल है वेडिंग, इंडियन वेडिंग। सो वेब 1.0 क्या था? वेब 1.0 एक तरीके से डिजिटल पेजेस थे। वो क्या होता था, एक न्यूज बुलेटिन की तरह था। उसके अंदर रीड ओनली था, थाउजेंड्स ऑफ कंटेंट्स, मिलियंस ऑफ कंटेंट्स था। वो पब्लिश होता था, आप पढ़ते थे और उसको भूल जाते थे। उसमें कोई भी तरीके से आप किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते थे, आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते थे। ये वेब पॉइंट 2.0 जब आया, जो आज करंट फेज है, वेब पॉइंट टू में रीड राइट सेकंड स्टेज है, जहाँ बिलियंस ऑफ पीपल कनेक्टेड है। वो बिलियंस ऑफ पीपल कैसे कनेक्टेड है? आज हम कोई भी चीज चाहें तो फेसबुक, ट्विटर, जहाँ पे हम डेटा कंज्यूम कर सकते हैं, उनको वापस कनेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, उनके साथ हम चीजें शेयर कर सकते हैं। सो वेब 2.0 इज यू कैन रीड, यू कैन राइट, you can read the content, you can see the images, text, videos, and you can write it back. So that is the thing of Web 2.0. What is Web 3.0? Where you will be able to read, write, and execute. So it's a semantic web trillions where people are connected with each other. So इफ यू टॉक अबाउट कंपैरिजन, वेब 1.0, वेब 1.0 वाज स्टैटिक। अगर आप गूगल की बात करो, याहू की बात करो, जहाँ पे एक मेल आया, मेल जहाँ पे गूगल पे आपने कोई चीज सर्च की, उसने स्टैटिक वे में इंफॉर्मेशन बना दी, आप उसको वापस कमेंट नहीं कर सकते कि ये चीज सही है कि नहीं है। वेब 2.0 जहाँ पे आज हम हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट, स्काइप, जहाँ पे आप चीजें देखते हो, समझते हो, उसको वापस उसको वापस आप एग्जीक्यूट करने के लिए उसको कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। वेब 3.0, वहां पे आप रीड राइट ट्रस्ट वेरिएबल कर सकते हो, जहाँ पे मेटामास्क है, स्टेलर है, कॉइनबेज है, सो सोलाना है। सो व्हाट इट इज, वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ यूज केस। यूज केस इज लाइक अ वेडिंग प्लानर विच आई टुक अर्लियर। सो आज के इंटरनेट जमाने में हम समझ लेते हैं वेब 2.0 में क्या हो रहा था कि आज सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन डेटा किसके पास है? बिग कंपनीज के पास। आज तुम्हारा यूट्यूब पे एक वीडियो है, तुम्हारे इंस्टाग्राम पे फोटोज हैं, वो चाहें तो उसको डिलीट कर सकते हैं, वो चाहें तो उसको रख सकते हैं, वो चाहें तो उनके पास रख सकते हैं। तो सारी चीजें किसके पास है? एक बड़े बाप के पास। दैट इज दैट बड़ा बाप, दैट इज यूट्यूब, फेसबुक। सो यू डोंट हैव एक्सेस, यू डोंट हैव एक्सेस टू ऑल द डेटा which belongs to you. So if we talk it with an example,
अगर आपकी आपका आपने एक वेडिंग प्लानर ले लिया, एक वेडिंग प्लानर के पास क्या है, गेस्ट की लिस्ट है, सारे फोटो वीडियोस, सारी एजेंसीज की लिस्ट है, उसको आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर प्लानर कहीं गलती कर दे, अगर प्लानर कहीं डेटा लीक कर दे, तो एट दैट टाइम आप कुछ नहीं कर पाओगे, सारी चीजें उसके पास है। और वेडिंग 3.0 की बात करें तो उसमें ऐसा समझ लीजिए, आपके पास एक लिस्ट है, हलवाई के पास एक लिस्ट है, सारे स्टेक होल्डर्स के पास एक लिस्ट है, डीजे के पास एक लिस्ट है, सबके पास एक लेजर कॉपी है। फ्रॉड इम्पॉसिबल है उस केस में, क्योंकि मिसमैच हो ही नहीं सकता है। आपको पता है कि 100 लिस्ट है, हलवाई को पता है 100 लिस्ट है, गेस्ट की लिस्ट है, सबके पास लिस्ट पड़ा है। अगर हलवाई चुपके से 50 लोगों की लिस्ट ऐड करना चाहेगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा ब्लॉकचेन, तो हम ब्लॉकचेन से आ रहे हैं, ब्लॉकचेन कैसे वेब 3.0 को लेके आ रहा है। सो ब्लॉकचेन में टेम्परिंग पॉसिबल नहीं थी, आपको हैश तोड़ना पड़ेगा। अगर हलवाई कोई भी तरीके से 50 लिस्ट ऐड करने की कोशिश करेगा तो वो कर ही नहीं पाएगा, उस केस में वो कभी उसको एंटरटेन ही नहीं कर पाएगा। सो अगर बात करें कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिंक पेमेंट वो कैसे हो सकता है, अगर आपने ब्लॉकचेन में ये रूल डाल दिया है कि कोई भी 3 लोग जो उस ब्लॉकचेन में कनेक्टेड हैं वेब 3.0 में, अगर वो ऐसा लिखेंगे कि डीजे वाला आ चुका है, पेमेंट करना है, अगर 3 लोग उसको पेमेंट करना है, पेमेंट करना है, पेमेंट करना है, ऐसा क्लिक करेंगे तो डीजे वाले को ऑटोमेटिकली पेमेंट चला जाएगा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ वेब 3.0। सो फ्रॉम ब्लॉक चेन, अगर ब्लॉक चेन आज पॉसिबल है, इंडस्ट्रियल 4.0 है, तो ब्लॉक चेन से वेब 3.0 का इवोल्यूशन। वेब 2.0 क्या है, एक पुराना जो आज चल रहा है, इसमें सारा चीज डेटा किसके पास, गूगल के पास, याहू के पास, गूगल के पास, फेसबुक के पास, इंस्टाग्राम के पास। व्हाट इज वेब 3.0? ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी यूज करके डेटा इज विद द ओनर ऑफ इटसेल्फ, डेटा इज विद द ओनर। तो अब कोई वेडिंग प्लानर के पास आपका डेटा नहीं है, सारा डेटा आपके पास है, सारा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, सब लोगों के पास अपना अपना डेटा है। अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे डेटा चेंज करोगे तो सबको एक साथ करना पड़ेगा, कोई एक आदमी डेटा चेंज करने चाहेगा तो नहीं होगा। आप जिसको एक्सेस देना चाहोगे तो वो एक्सेस दे पाओगे, उसके अलावा किसी को एक्सेस नहीं दे पाओगे। सब स्टेक होल्डर के पास एक प्री डिफाइंड रूल्स होंगे, अगर कैसे भी कहीं पे भी कुछ भी मिसमैच आता है तो वो फ्रॉड बता देगा। तो ये हमने देख लिया वेब 2.0, वेब 1.0, वेब 3.0, हाउ इट इज वर्किंग। नाउ वी विल लुक एट एग्जांपल। वेब 3.0 इज लाइक, आज की डेट में वेब 2.0 की अगर बात करें तो वेब 2.0 इज बेसिकली अ क्लाउड नेटवर्क, जहाँ पे स्टोरेज ऑफ क्लाइंट ऑडिटेड डेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सारा एक क्लाउड पे। और क्लाउड की जिम्मेदारी किसकी है, उस कंपनी के पास जिससे हमने क्लाउड परचेज किया है, तो सारा डेटा उनके पास है। आज मैं चाहूं तो अपने क्लाइंट का डेटा अपने पीसी से घर से कहीं पे भी देख सकता हूं। बट व्हाट दिस ब्लॉकचेन विल हेल्प इन वेब 3.0, क्लाइंट विल हैव एक्सेस टू हिज ओन डेटा। वेब में ओन डेटा उसके पास है, ओनर इज द क्रिएटर ऑफ द डेटा। जब मैं उसको बोलूंगा मुझे ऑडिट करनी, तो वो सिंपली एक लिमिटेड एक्सेस दे सकता है कि ऑडिट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, मैं उस टाइम के लिए आपको उतना डेटा प्रोवाइड करवा दूंगा। सो दैट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ब्लॉकचेन। मैं वो डेटा व्यू कर पाऊंगा, मैं उसको एडिट नहीं कर पाऊंगा। एज एम एस गूगल लिंक, अगर गूगल ड्राइव की लिंक मैंने सबको भेज रखी है, तो वो ओनर्स जो भी होंगे वो उस गूगल ड्राइव लिंक को रीड कर पाएंगे, उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। सो शॉर्ट एंड सिंपल में बात करें तो आज की डेट में अगर वेब 2.0 है तो आर्टिस्ट को ये पता नहीं है, उसने अपना गाना बनाया, यूट्यूब को दे दिया, स्पॉटिफाई को दे दिया, उसको ये पता नहीं है कि आर्टिस्ट के पास कोई क्रिएशन नहीं है, विजिबिलिटी नहीं है कि उसका गाना कितनी बार, कितने मिलियन व्यूज मिले, उसको कितनी रॉयल्टी मिली, कंजम्पशन कितना हुआ, क्या ऑडियंस थी, क्या प्रेफरेंस था। बट जैसे ही डेफी पेमेंट आएगा, एनएफटी आएंगे, तो क्या हो जाएगा, एनएफटी की तरह सॉन्ग एनएफटी में रिलीज होने लग जाएंगे। ओनर कौन रहेगा, म्यूजिशियन रहेगा, जैसे ही कोई आदमी प्ले करेगा उसके अकाउंट में पैसा आने लग जाएगा। सो ऑडिट कैसे हो जाएगी, ऑडिट हो जाएगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की ऑडिट हो जाएगी, वैल्यूएशन हो जाएगा एनएफटीज का, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स को वैल्यूएशन हो जाएगा, तो हमारे लिए न्यू फील्ड्स ओपन हो जाएगी। उस टाइम पे एनएफटीज की वैल्यूएशन होगी, आर्टिस्ट को पता चलेगा कि किसने उसका गाना सुना है, कितनी बार सुना है, विजिबिलिटी क्या है, प्रेफरेंस क्या है, फोरकास्ट कर पाएगा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्लॉकचेन। एनी डिफिकल्टी टिल नाउ?
Any difficulty? So, in simple, Wedding 2.0, Web 2.0 is like the wedding planner in which we are dependent. Web 3.0 is a transparent wedding in which we are the owner of everything, either your album or your dates or the guest list or the catering list, and we are managing, and no one is able to temper the same. Till now, we have understood what is blockchain, how the blockchain works, what are the benefits of a blockchain, how blockchains are aligned, टेम्पर प्रूफ ऑडिट कैसे हो सकती है, वॉलमार्ट ने क्या किया, ब्लॉकचेन आने से वेब 3.0 कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे आगे करेगा, थर्ड स्टेज कैसे आएगा, उससे बेनिफिट क्या होंगे पार्टिसिपेंट्स को, स्टेक होल्डर्स को. सो नाउ वी कम, एनी डाउट टिल नाउ? ओके, नो डाउट्स. अच्छा है, मेरे को लग रहा है कि मैं सही तरीके से पढ़ा पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ. सो नेक्स्ट कम्स इज द क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग इज द इवोल्यूशन जिसके कारण हम इंडस्ट्रियल 4.0 में खड़े हैं. इसका मतलब एक ही है, किसी और का पीसी यूज करना. क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत भारी भरकम सब्जेक्ट लगता है हमको. हम ये सोचते हैं कि कोई डेटा क्लाउड में पड़ा है, ऑनलाइन जाके एक्सेस होगा, वहां से लिया जाएगा, हम उसको एक्सेस कैसे कर पाएंगे. इट्स लाइक किसी का पीसी है, बहुत बड़ा पीसी है, बहुत बड़ा सर्वर है. उस सर्वर पे जाके, उस पीसी पे जाके मैंने अपना डेटा स्टोर कर दिया है. डेटा हवा में नहीं है, उसके पीसी पे है, और उसकी पीसी पे जाके मैं एक्सेस कर देता हूँ. जब मेरे को चाहिए तब मैं चला जाऊंगा. सो फीचर्स क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग के, अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे फीचर्स हैं. इस स्लाइड पे 10 फीचर्स लिखे हुए हैं. हम इसके कोई भी तो इंपॉर्टेंट 3 फीचर्स को डिस्कस करेंगे. कोई भी 3 फीचर्स को डिस्कस करेंगे. तो एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस. तो सबसे बड़ा फायदा है इसका कि आज अगर आप चाहोगे, तो जैसे टैली में आपने डेटा आपके सर्वर पे रखा, आपकी क्लाइंट के प्रीमाइसेस पे रखा, तो आप अपनी ऑफिस में भी उसको कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो. तो जितना यूज करोगे उतना ही आपको यूज करने को मिलेगा. यू कैन यूज इट एनी टाइम. सो पे एज यू गो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक, फॉर एग्जाम्पल अगर आज की बात करें तो मेरे को बहुत बड़े सर्वर्स लेने की जरूरत नहीं है. 5-10 लाख रुपए के सर्वर्स लेके उस पर डेटा स्टोर करने की जरूरत नहीं है. मैं डायरेक्टली अमेजॉन AWS उनको कनेक्ट करूंगा, उनके वहाँ पे स्पेस खरीदूंगा. मैं बोल दूंगा कि मेरे को 100 GB चाहिए, मैं उसका उतना पेमेंट करूंगा. अगर मेरे को बढ़ाना होगा तो वो बढ़ा के दे देंगे, एक्स्ट्रा चार्ज ले लेंगे, तो मेरे लैक्स मिलियंस ऑफ रुपीज बढ़ जाएंगे. सर्वर रेंट पे ले लूंगा, जितना यूज करूंगा उतने का बिल आएगा, एग्जैक्टली लाइक इलेक्ट्रिसिटी. वहां पे मैं जितना यूज करता हूँ उतने का चार्ज पे करता हूँ. इट्स एन एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस. सो वी कैन एक्सेस इट एनी टाइम एनीवेयर. रिमोट वर्क कर सकते हैं. हमको स्टाफ को घर से भी एक्सेस मिल सकता है. अगर कोई फाइल्स है, कोई क्लाइंट के प्रेमाइसिस पे हमको काम करना है, तो एक साथ हम इंटीग्रेटेड वे में काम कर सकते हैं. अगर 10 लोगों की टीम एक साथ काम करना चाहती है तो हम क्लाउड पे एक साथ काम कर सकते हैं. बहुत ही इकोनॉमिकल है. कॉस्ट ऑफ using 100 GB of Google Drive is as good as 1300 per year. So it's not very less than a movie ticket a night. For a movie ticket 1300 तो हम कहीं पे भी खर्चा कर देते हैं, उसमें पूरे साल की स्टोरेज मिल रही है. उसके कंपेरिजन में हमको कहाँ पे लैक्स एंड मिलियंस ऑफ यूज करना पड़ता था. सो ऑटोमेटिक मेंटेनेंस एंड जीरो हेडेक. कहीं पे सर्वर क्रैश हो गया, आग लग गई, बारिश आ गई, कुछ भी आ गया, ये सब हमको देखने की जरूरत नहीं है. सब टेंशन आपकी नहीं है, क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसको 99% अवेबिलिटी रहती है, ऐसा हम कहते हैं. हमको सिर्फ लॉग इन करना है, लॉग इन करते ही बैकएंड चालू करके आपको यूज कर सकते हो. सो इट्स एन ऑन डिमांड सर्विस, जहां चाहो वहां मिल सकती है, और सिक्योर्ड. इट्स हाईली सिक्योर्ड बिकॉज इट इज secured by the one who is providing you the server access cloud. So you need not to worry about it. Security is taken care by themselves. So it's very economical, flexible, and hassle free. Exactly what a growing chartered accountant firms needs. सो हियर वी कम्स फॉर द क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स. क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स एक हम हाउसिंग एनालॉजी से समझ सकते हैं. अब आते हैं कोर मॉडल्स की तरफ. स्लाइड में जो ब्लू है वो हमको मैनेज करना है, जो रेड है वो वेंडर मैनेज करता है. तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑन साइट. ऑन साइट एज गुड एज पूरा का पूरा लैंड खरीदना,
उस पे जमीन पे घर बनाना, प्लम्बिंग करवाना, मेंटेन करना, इंटीरियर करना, ये ऐसी जगह है जहाँ पे हार्डवेयर, सर्वर्स, नेटवर्क, स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा, एप्लीकेशन, सब करना है। ये सब हमारी हेडेक है। सो ये करने से ऑन साइट में सबसे ज्यादा दिक्कत किसको है? हमको। मैनेज करना है हमको, क्लाउड में दिक्कत हमको आनी है, हेडेक हमको रखना है, सब चीजें हमको रखनी पड़ी। सेकंड कम्स इस IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को आप समझ सकते हो, एक रेंटेड एम्प्टी प्लॉट है। पूरी लैंड नहीं खरीदनी है, एक रेंटेड एम्प्टी प्लॉट है जहाँ पे वेंडर क्या प्रोवाइड करेगा? वेंडर प्रोवाइड कर देगा आपको सर्वर्स, आपको स्टोरेज, आपको नेटवर्किंग दे देगा, आपको वर्चुअलाइजेशन दे देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अपना लाना है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ERP सॉफ्टवेयर होते हैं, वो एक प्लॉट की तरह जगह भाड़े पे ले लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का होगा, डेटा खुद का होगा, और एप्लीकेशन खुद को बना के रन करना पड़ेगा। तो हमको क्या मैनेज करना है? ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा, एप्लीकेशन। इट्स लाइक कस्टम ERP सॉफ्टवेयर जो AWS पे होस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट कम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसमें जितने भी रेड है वो वेंडर मैनेज करेगा, जितने भी ब्लू है वो हमको करना पड़ेगा। कंसिडर इट एज अ सेमी फर्निश्ड फ्लैट विच इज टेकन ऑन रेंट। यहाँ पे वेंडर्स हमको ऑपरेटिंग सिस्टम भी दे देगा, सर्वर भी दे देगा, स्टोरेज भी दे देगा, रन टाइम भी दे देगा। मेजर क्या है? हमको हमारा एप्लीकेशन रन करवाना है और डेटा हमको रखना, मैनेज करना है। सो एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई चीज बनाई, सो दैट हैज टू बी मैनेज बाय अस। सो दैट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। लास्ट कम इज SaaS। SaaS इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, होटल में जाना है, चेक इन करना है, चेकआउट करना है, और हमको वहां से बाहर निकल जाना है। होटल में जाते हैं तो क्या करते हैं? रूम्स उनके हैं, हाउसकीपिंग उनका है, वेंडर उनके हैं, सारी चीज उनकी है। हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस जाके उसकी सारी फैसिलिटी यूज करनी है। स्टोरेज उनका, सर्वर उनका, ऑपरेटिंग सिस्टम उनका, डेटा उनका, रन टाइम उनका, सब कुछ उनका। एग्जाम्पल ले लीजिए जीमेल। जीमेल में क्या करना है? आपको सिर्फ लॉग इन करना है, आपके सारे मेल आपको दिख जाएंगे। जैसे ही आपने अपना सारा काम कर दिया, उसे लॉग आउट कर दीजिए। सो दिस आर द क्लाउड कंप्यूटिंग बैकबोन ऑफ डिजिटल एज, मींस प्रोवाइडिंग एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन। एग्जाम्पल हमने देख लिया है, जीमेल, जोहो, नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स पे क्या है? हमको कोई भी तरीके की मूवी डाउनलोड नहीं करनी है, जाओ नेटफ्लिक्स पे लिखो, वो अपने हिसाब से ढूंढ के आपको दे देगा। तो दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। In simple words, cloud computing, if we talk about, is the infrastructure behind the modern technology. It's इंडस्ट्रियल 4.0 अगर कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, दिस ऑल बिकॉज क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी आ रही है। सो वी हैव सीन इन इंडस्ट्रियल 4.0 कि इंडस्ट्रियल 4.0 के पिलर्स क्या क्या है। इंडस्ट्रियल 4.0 के पिलर्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज द बेसिक पिलर ऑन विच इंडस्ट्रियल 4.0 इज दैट। सो बिग डेटा एनालिटिक्स, Internet of Things, cyber security. We will have a look what IoT is. So going to the next topic, IoT. IoT का मतलब है फ्रेंड्स, IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो व्हाट इंटरनेट ऑफ थिंग बेसिकली मीन? अभी तक हमने देखा कि हमारी चीजें मोबाइल पे चलती हैं, कंप्यूटर पे चलती हैं, सब जगह हमारे PC पे चला जाते हैं। दैट इज कंप्यूटर ऑफ थिंग्स। सो तो पहले इंटरनेट सिर्फ कंप्यूटर और मोबाइल में होते थे। अब आज इंटरनेट हर डिवाइस में हो गया है। AC में हो गया है, AC स्मार्ट हो गई है, फ्रिज स्मार्ट हो गए हैं, कार स्मार्ट हो गई है। सो इंटरनेट ऑफ कंप्यूटर से चेंज हो गया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो अब हम देखते हैं कि IoT होता क्या है। हर डिवाइस के अंदर एक IoT, हर डिवाइस के अंदर एक IoT सेंसर्स लग जाते हैं जो टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं, उसका मूवमेंट मेजर कर लेते हैं, लोकेशन मेजर कर लेते हैं। वो सारी चीजें एक नेटवर्क पे चली जाती है, डेटा के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। सो सारी चीजें क्या होती है? जैसे आपके मोबाइल में IoT है, आपके AC के एक सेंसर लगा हुआ है, उसमें IoT है। तो होता क्या है? जैसे ही आप घर से निकलते हो या जैसे ही आप घर पहुंचने वाले होते हो, आप अपने मोबाइल को इंस्ट्रक्शन देते हो कि मुझे AC ऑन करना है 10 मिनट के बाद। सो वो एक नेटवर्क पे जाता है इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट वेब 3.0 हमने देख ही लिया है, हमने क्लाउड देख लिया है। तो इंटरनेट के थ्रू एक गेटवे पे जाता है। वो गेटवे क्या होता है? आपका घर का वाईफाई। आपके घर के वाईफाई पे वो इंटरनेट के थ्रू एक मैसेज पास करता है। सो IoT ने एक मैसेज भेजा, क्लाउड पे वो मैसेज गया, वो क्लाउड ने एक
गेटवे को मैसेज किया, वो गेटवे ने उधर क्लाउड को मैसेज किया कि किसी को ये एसी ऑन करनी है। वो डायरेक्टली उस रूम की एसी का सेंसर को पकड़ेगा, उधर एप्लीकेशन ऑन करेगा और वो ऑन हो जाएगी। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज जस्ट बिकॉज of digital era, Industrial 4.0, how Industrial 4.0 is taking help of blockchain technology. It is taking the use of cloud computing. That cloud is storing the things for because of which the IoT is happening. सो क्लाउड पर एक सॉफ्टवेयर है जो एनालाइज करता रहता है कि ऑटोमेटिकली क्या एक्शन लेना है बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। जैसे फैक्ट्री की मशीन है, वो खुद ब खुद नोटिफाई कर देगा कि भाई हीटिंग ज्यादा हो गई है, मैं फट जाऊंगी, आप मुझे बंद कर दीजिए, मैं ब्रेक डाउन हो जाऊंगी। सो IoT इज मशीन विच आर टॉकिंग टू ईच अदर, मशीन विच आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर rather than a human intervention. So here we shift from gadgets to audit evidence. अब हम अगर बात करें हैवी इंडस्ट्रीज की, सो यूज केस क्या है? ड्रोन। आज हमें कोई भी कोल कंपनी की एक ऑडिट करनी है, तो व्हाट विल हैपन, rather than manually seeing the stock and piling up the stock, we will directly have a drone which will go to the top of it. कोल माइनिंग फिजिकली मुश्किल है, ड्रोन उड़ाते हैं, वो 3D मैपिंग करेगा, वो एग्जैक्ट क्वांटिटी जनरेट कर देगा, वो हमारे लिए एक ऑडिट ट्रेल बन जाएगा। सो स्टॉक वैल्यूएशन एक एक्यूरेसी के साथ हो जाएगा, ह्यूमन मैनिपुलेशन इम्पॉसिबल हो जाएगा। हम ये नहीं कह पाएंगे बहुत सारा कोड है, बहुत दिन लगेंगे, बहुत टाइम लगेगा। डायरेक्टली ड्रोन भेजा, वो 3D मैपिंग करेगा, वो वॉल्यूम एनालिसिस कर लेगा, वो उसके हिसाब से देख लेगा डेंसिटी कितनी है, और वो बता देगा कि इतना किलो कोल है और उसके अंदर ये क्वालिटी का कॉल है। सो ऑडिट एविडेंस बेस्ड बन जाती है, एस्टिमेट बेस्ड नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है IoT के थ्रू, क्योंकि हमारे मोबाइल पे पता चल जाएगा कि उधर ड्रोन पे जो सेंसर लगा है वो बता देगा कि ये चीजें हैं। तो रेदर देन estimate basis, it becomes an evidence basis. So we will talk about the cars. कार में अगर देखें तो IoT है। फॉर एग्जाम्पल कनेक्टेड कार कैसे, अगर मैं किसी क्लाइंट की ऑडिट कर रहा हूँ और उसके पास बहुत सारे ट्रक्स हैं, तो ट्रक्स क्या होते हैं, क्लाइंट कहता है ये ट्रक दिल्ली गया था, तो मेरे को कैसे पता कि ये दिल्ली गया था कि नहीं गया था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लुक कि क्लाइंट ने क्या क्या मेरे को एविडेंसेस दिए हैं। मैं ये देखूंगा कि क्लाइंट के ट्रक पे जीपीएस इंस्टॉल्ड है, वो ट्रक का नेविगेशन ट्रैक कर देगा। फ्यूल का सेंसर है, वो जो बता देगा कि कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ है। देन ऑडोमीटर है, वो बता देगा कि एक्चुअल किलोमीटर कितना चला है। तो क्लाइंट अगर बोलता है कि ये ट्रक दिल्ली गया था, तो मैं बता सकता हूँ नहीं नहीं, ये फ्यूल सेंसर, ये ऑडोमीटर, ये नेविगेशन बता रहा है कि ट्रक जयपुर के आगे बढ़ा ही नहीं है। सो देर इज नो फेक फ्यूल विच कैन बी क्लेम, देर इज नो फेक क्लेम्स विच कैन बी डन बाय द क्लाइंट। ऑडिट एविडेंस मेरे पास आ जाएगा, कंप्लीटली टेम्पर प्रूफ, कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा। सो डिवाइस जनरेटेड लॉग्स। तो हम यहाँ बात करते हैं कि फ्यूचर के लिए पॉसिबिलिटी क्या है। अगर हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की देखते हैं, हमको ये सिर्फ चीज समझनी नहीं है, हमको ये देखनी है फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने क्या समझा। हमने समझा ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में क्या होगा, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि सारे कॉन्ट्रैक्ट सील हो जाएंगे, हैश वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। तो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट की ऑडिट करनी होगी। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कि हम ब्लॉकचेन की डिजिटल ऑडिट कर सकें। सेकेंड इज वैल्यूएशन ऑफ NFT और डिजिटल एसेट्स। अगर हम कह रहे हैं कि वेब 3.0 आने वाला है और वेब 3.0 विल यूज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करके वेब 3.0 तो हो जाएगा। अब उसमें होगा क्या, सब चीजें NFT पे होगी। NFT क्या है, एक डिजिटल एसेट है, तो उसकी वैल्यूएशन, उसकी ऑडिट, उसका ट्रेड। तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज कैसे बढ़ रही है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है कि हम अगर पुराने तरीके से देखें तो बहुत सारी चीजें जा रही है कि भाई AI रिप्लेस कर देगा। AI रिप्लेस नहीं कर पाएगा, AI हमेशा वही करेगा जो हम उससे करवाएंगे। ब्लॉकचेन के आने से हमारी ये ऑडिट की पॉसिबिलिटी बढ़ जा रही है, हमारी वैल्यूएशन एक अलग बन जा रही है। वेब 3.0 में ये चीज कनेक्टेड हो रही है। अगर हम सर्वर्स की बात करें, क्लाउड की बात करें, तो क्लाउड में साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी है कि नहीं है, साइबर सिक्योरिटी की ऑडिट, डेटा मैनेजमेंट,
डेटा कितना सिक्योर्ड है, कितना मैनेज्ड है, डेटा की एस्टिमेशन। तो ये एक वैल्यू एडेड सर्विसेज है। हम अगर क्लाउड कंप्यूटिंग को भी देखेंगे तो वहां पे भी एक एडिशनल सर्विसेज है कि जो वेंडर को मैं कर रहा हूं तो वो वेंडर सही है, वेंडर की फिल्टरिंग करना, चैलेंजेस देखना, वहां की डेटा की सिक्योरिटी देखना, वहां की डेटा की ऑडिट करना। सो इट opens a new opportunity for us. If we talk about the cloud computing, so cloud computing की क्या बेनिफिट है जो हमारे सीए में आ सकते हैं? एनी टाइम एक्सेस हो सकता है, एवरीवेयर एक्सेस हो सकता है। rather than developing our own application tools, we can take the benefit of software as a services. That software as a services will directly help us to reach our goals. So things are changing from mechanical works to doing works manually, from doing works manually to transforming the works, making it digital, making the machines connected with each other with the help of IoTs, with the help of blockchains, and then going towards the industrial 5.0. That is the major goal as of now. So we will now look at the use cases which can help us to define what we have learned over now. Our use case we have seen on the Gamma.ai. That Gamma.ai was related to generative AI, notebook, chat GPT, which helped us to summarize the GST law in a simple words. So we will look at the another presentations over now. We will look at the last use case. We have completed all the theoretical aspect regarding the module 1. तो अब हम ये देखेंगे कि कैसे जनरेटिव एआई हमको हेल्प कर सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ये नोटबुक एलएम है। इट्स अनदर एआई टूल अपार्ट फ्रॉम चैट जीपीटी जो जनरेट करता है रिस्पॉन्सेज, बट द मेजर चांसेस आर हेलुसिनेशन। हियर वी विल यूज एन अनदर एआई टूल दैट इज नोटबुक एलएम। वो हमारे दिए हुए कंटेंट से उससे जनरेट करके देता है रिजल्ट्स। दैट इज मोर ऑथेंटिक आई विल से। सो हियर इट इज वेब फ्रॉम योर ड्राइव एंड कंटेंट आई विल सिलेक्ट ओनली दिस ओनली। I will add the sources. It will. I have the authority or I have the flexibility to choose whether it is a link. I can directly paste the YouTube link. I can directly paste the text, or I can upload the sources. I will upload the sources. I have this volume 1 and volume 2 of GST. As soon as I will upload, it will show the sources are being getting uploaded over here. It hardly take 1 to 2 minutes for fetching all the things. If we will look at how big the volume is, the volume 1 is of 988 pages. And if we talk about the volume 2 is of again 828 pages. So there are around 1700 odd pages, which is difficult for any human to summarize, scan, analyze, and create output out of it. We can also have a YouTube link of Income Tax Act 2025, Nirmala. Voice is simply faster, more natural, and more flexible than typing. He said he was a voice build, and I can see why. I will copy the link. I will go to Notebook LM.
there is some problem being created. Wait. So I will add the sources. I can also add a YouTube link over here. So here it is written goods and service tax law adjudication and procedure. So I can ask anything over here. So what are the changes in Finance Act 2025 in GST? So it is reading all the sources from which it will help me to do the same, finding the keywords. Based on the sources provided, no explanatory statutory changes pertaining to GIST. However, to maintain that, so document reviewed key amendment are mandatory input service distributor mechanism, time limit for reporting of invoices, 30-day invoice management system, section 74A, that is regarding the credit exclusion of ENA, RCM on renting of commercial property. Everything which we need as a chartered accountant has been summarized and simplified for us. So if we will look, there are additional features which is provided by the studio in Notebook LM. We can create a note over here. Apart from that, we can have an audio overview where two persons will be communicating with each other and we will just get an overview of what has happened. It might take some time. It can help to create a mind map. Mind map is nothing but a timeline which will help us to determine how the things has been happening. So it is not taking any references, any text, any data from the sources outside it, because web search is not enabled. So it is only creating everything inside what is in the PDF being uploaded or the sources which has been given to it. The audio has been created. Since it is a too large file, it is taking somewhat more time, but it's hardly a matter of 5 minutes. It can create everything of its own. So if we will look, the mind map has been created. It is like the whole law has been bifurcated into very small parts. What is the core territory? We can have the acts which are covered over here. Apart from that, we can have a look what is registration, section 22 to 25. In that section, we can directly have a look what is the cancellation procedures. So by this, it will directly show us where it is written how we are able to connect the things. If you look over here, what are the written and the documents which are required to be filed? Documents, written filing, section 39. In section 39, we will look GSTR1. If we will click at GSTR1, it will directly search from the PDF which were uploaded that what are the timelines for GSTR1, how GSTR1 is filed, what are the requirements for filing a GSTR1, discuss what the statutory what the sources say about GSTR1 outward supplies in larger context of written filing and then the section 39. So I need not to search anything. I just have to type, I have just to press the required buttons and it will create. So it is showing everything in detail regarding GSTR1 and nothing is being hallucinated. Everything is from the sources which is provided by it. If we talk about the studio, audio is not generated. We will have a look what other things we can see. Whole act has been summarized into different parts, into different sources, into different sections. So which are helping us to just summarize the whole big 1700 pages
into very simple. We can ask him also. If you want to ask, I want to ask for cancellation requirements as per GST Act forms which are required to be filed. So, what are the forms which are required to be filed in order for cancellation of registration? It will everything provide in detail. It will search all the pages. So you can ask any question regarding this PDF. It will give the answers based on the PDF. Now, if we talk about this, Welcome back to the Deep Dive, the show that gives you the ultimate shortcut to being well informed on, well, some pretty technical and critical subjects. Today, we are wading deep into the realm of modern taxi. you can interact with it also. You can ask anything which is in your mind. Oh, hey there, how can we help? I just wanted to know that what are the procedures which are required for filing for claiming input tax credit as per section 16. Oh yeah, let's hear it. I wanted to ask what are the conditions which are required to be fulfilled for section 16 claiming of input tax credit. That is a fantastic question. Absolutely, and it's key to this whole chapter. We can certainly unpack the conditions right now. We were going to dive into this next anyway. Section 16 is where the eligibility is established. Okay, let's unpack this. What are the main requirements? There are quite a few conditions. They are essentially categorized, right? Yes. Stop. I want the same in Hindi. That makes sense. Before and after claiming the credit. Exactly. For Oh, yeah. Stop. I want the same in Hindi. Zarur, बिल्कुल, certainly, absolutely. We are happy to switch languages for you. हाँ, हमारे पास ऐसी सामग्री है जो हिंदी शब्दों का उपयोग करती है. Yes, we have material that uses Hindi terms. We love making this accessible. हम समझते हैं कि कुछ तकनीकी शब्द हिंदी में समझने में अधिक आरामदायक हो सकते हैं. So this is the wonder which has been created by the Notebook LM. You just upload the whole text documents, maximum 20-25 documents, and ask for the sources. Then it will search for the sources. It can make your 40 minutes, 1 hour YouTube video into very simple, synchronized way. You can ask the question. You can create a mind map. This is best for the chartered accountants who are into litigation practices. For example, you got DRC 01, DRC 01A, DRC 03, DRC 07, 7A. There is a timeline of 6 months in which you got the notices. So you can directly paste all the, you can keep all the, you can upload all the notices over here, and it will create a mind map that when did DRC 01 came, when DRC 03 came, how was the reply, who made the reply, when did DRC 07 was issued, when the payment was made. So everything can be converted into my mind map or timeline, and you can have a conversation with the chatbot by involving and engaging with them. So this was for the Notebook LM, a great, wonderful tool. It's of generative AI, where every time when you ask the question, it generates very new text and images and audios rather than just predicting what has happened. So this is all for the day one, module one. We will go for a short break, short tea break. After that, we will come and continue with the module two. Continue with the module 2 for our day 1, where we will focus on NLP and other concepts which are related to AI and digital DX, that is digital in accounting. Thank you so much.